हाँ, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। तो आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी आया था मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखे थे सॉलिड्स हो, लिक्विड्स हो, ये सब के बारे में भी हम लोग देखे थे। रियल गैस के लिए देखे थे, लेकिन रियल गैस के लिए कंडीशन और भी लगाए थे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा मेरे भाई, तब क्या आया था, फॉर्मूला तो वही आया था, एन सी वी डेल्टा टी। एन सी वी डेल्टा टी आया था माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, हाँ, अगर सॉलिड्स होगा या लिक्विड्स होगा मेरे भाई, सॉलिड्स होगा या अगर लिक्विड्स होगा, ठीक है, हाँ, यहां पर कोई सा भी प्रोसेस हो, फॉर्मूला तो सेम आया था, एन सी वी डेल्टा टी। एन सी वी डेल्टा टी आया था मेरे भाई। इसी तरीके से फिर इंथैल्पी का डेफिनेशन लाए थे मेरे भाई, ये डी का डेफिनेशन था। इसी तरीके से हम लोग इंथैल्पी का डेफिनेशन लाए थे, और ये H इक्वल टू यू प्लस पी वी, और यहीं पर से एक नया फॉर्मूला जनरेट किए थे, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। और हम बोले थे ये हर जगह पे एप्लीकेबल हो, चाहे वो केमिकल चेंज, चाहे वो फेज चेंज कर रहा हो, चाहे नहीं कर रहा हो, ये हर जगह पे एप्लीकेबल था मेरे भाई। ठीक है, ये बात बताए थे। दूसरा, इस H के बारे में बताए थे, ये H जो था वो स्टेट फंक्शन था, H जो था वो स्टेट फंक्शन था। और मेरे पास सिमिलरली ये जैसे डी पे एक रिलेशन आया था, एकदम सेम टू सेम उसी टाइप का DH में एक रिलेशन आया था। क्या आया था मेरे पास, CPDT। क्या आया था, CPDT। और यहाँ पे डेल्टा H अपॉन डेल्टा P, और ये कांस्टेंट टेम्परेचर में इनटू डीपी आया था मेरे को, इनटू डीपी आया था। ये एक रिलेशन हम लोग के सामने में आया था इसके अंदर पे। फिर हम लोग आइडियल गैस है, यहाँ पे केमिकल चेंज और फेज चेंज नहीं हो रहा था, तो आइडियल गैस था, तो डेल्टा H इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। चाहे वो आपका आइडियल गैस कोई सा भी प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा हो, लेकिन रियल गैस के केस में डीपी का वैल्यू 0 करना था एट कांस्टेंट प्रेशर, तब जाकर के एनसीपी डेल्टा टी आया था। और अगर हम बात करें सॉलिड्स के केस में मेरे भाई, तो सॉलिड्स के केस में कोई भी कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं हुई थी मेरे भाई। हम कहे थे कोई भी प्रोसेस में उसमें चेंज नेग्लिजिबल हो जाता है, क्योंकि केमिकल और फेज चेंज नहीं हो रहा है। तो किसी में भी चाहे बहुत ज्यादा प्रेशर चेंज नहीं होगा, और बहुत ज्यादा प्रेशर चेंज नहीं होगा तो इंथैल्पी में, यानी कोई भी वॉल्यूम में चेंज हो, चाहे कोई एक अदर प्रॉपर्टीज में चेंज हो, वो बहुत कम आता है माय डियर स्टूडेंट। तो ये सारी बातें हम लोग पढ़े थे मेरे में। हाँ, हम बोले थे ये वाला जो इक्वेशन है हर जगह पे एप्लीकेबल है। उसके बाद फिर हम लोग बात किए थे अलग से, ये सब तो बात किए थे मेरे भाई, कोई केमिकल चेंज नहीं होगा, कोई फेज चेंज नहीं होगा, तो ये वाला रिलेशन आया था। फिर इसको और फिर फर्दर कैटेगराइज किए थे कि अगर कोई सब्सटेंस होगा और वो प्रेशर चेंज और फेज चेंज नहीं करे, तो इससे एक रिलेशन डिराइव किए थे, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा यू प्लस मेरे में अगर केमिकल चेंज और फेज चेंज नहीं होगा, तो वहां पर NR टेम्परेचर चेंज होगा, NR डेल्टा टी आया था। नहीं, ये सब फिर से नहीं लिखना है मीनाली, ना बस याद करवा रहे आप लोगों को क्या क्या आया था। ये था किसके लिए मेरे भाई, आइडियल गैस के लिए था, जहां पे केमिकल चेंज और फेज चेंज नहीं हो रहा था। ठीक है, केमिकल चेंज और फेज चेंज, और यहीं पर से हम लोग प्रूफ किए थे Cp इक्वल टू Cv प्लस R, ये भी प्रूफ हुआ था माय डियर स्टूडेंट, ये भी हम लोग प्रूफ किए थे। तो ये एक जगह पे आ जाएगा, तो आपको रिवाइज करने में भी आसान होगा, चाहो तो लिख सकते हो ये सब चीज मेरे भाई। ये तो आइडियल गैस के लिए था। फिर इसी तरीके से हम सॉलिड्स के लिए, लिक्विड्स के लिए, हाँ, कोई बोलेगा सर रियल गैस के लिए आप नहीं बताए थे, तो रियल गैस में भी तुम ये लगा देना मेरे भाई, कोई बड़ा चीज नहीं है, थोड़ा सा एरर आएगा, ठीक है, लगा सकते हो मेरे भाई। वैसे आपको रियल गैस के नाम से क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका आइडियल गैस से ही आएगा। फिर सॉलिड्स के लिए, लिक्विड्स के लिए अगर बात किए थे मेरे भाई, तो वहां डेल्टा H इक्वल टू मेरे भाई डेल्टा यू आ गया, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा यू आ गया था, तभी Cp इक्वल टू Cv हो जाता है। हम बोले थे कि डेल्टा पीवी में चेंज नेग्लिजिबल होगा, चेंज तो होगा मेरे भाई लेकिन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। फिर मेरे भाई यहीं पर से केमिकल चेंज और फेज चेंज हो रहा था, तो आइडियल गैस के केस में डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा यू, चाहे आइडियल गैस हो चाहे कोई और भी हो, RT। हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे थे, कैसे कांस्टेंट रखे थे माय डियर स्टूडेंट, तो हम लोग जब पानी पास कर रहे थे, पानी को इतना ज्यादा अमाउंट पे सप्लाई कर रहे थे कि रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे थे। और हम डेल्टा NG निकालने के लिए आपको सिखा चुके हैं माय डियर स्टूडेंट,
डेल्टा एन जी निकालने के लिए हम आपको सिखा चुके हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, डेल्टा एन जी कैसे निकालना है, मोल्स, डिफरेंस ऑफ मोल्स इन गैसियस रिएक्शन, डिफरेंस इन मोल्स इन गैसियस रिएक्शन। तो ये सारी बातें हैं। सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें बहुत कम दिखाई दे रहे, क्या पता क्यों ऐसा कर रहे हो तुम लोग। हाँ मेरे भाई, अब हम जो है लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, सिर्फ कुछ क्वेश्चंस के साथ हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं जो कि क्वेश्चन में यूज भी होगा मेरे में। एक छोटा सा मैं आपके सामने कॉन्सेप्ट देना चाहेंगे। डेल्टा एन जी निकालने पे निगेटिव और पॉजिटिव हाँ दोनों आ सकता है, चाहो तो लिख लो मेरे भाई कि स्टार मार करके, क्योंकि स्टार मार करके पॉइंट लिख लो। डेल्टा एन जी का वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी आ सकता है। डेल्टा एन जी can be positive, delta Ng can be positive, negative और जीरो। मेरे भाई डेल्टा एन जी जो है ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हाँ ये हम लोग को पॉजिटिव साइन ये सोचता है कि नंबर ऑफ मोल्स गैसेस का इंक्रीज कर रहा है, नेगेटिव साइन हम लोग को शो करता है कि नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कम हो गया, ओवरऑल मोल्स, और जीरो बताता है कि नेट चेंज इन मोल्स कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हुआ मेरे भाई। तो आई होप ये लाइन क्लियर होगा मेरे भाई। एक एग्जांपल तुम्हारे सामने हम पुट कर रहे हैं मेरे भाई, एक एग्जांपल तुम्हारे सामने पुट करें, तुम्हें जान करके अच्छा लगेगा मेरे भाई। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे में एक रिएक्शन है 2A गिवन राइज टू 3B, 2A गिवन राइज टू 3B, और यहां पे लिखा हुआ है मेरे में, यहां पे आपको लिखा हुआ है कि डेल्टा H जो है 50 किलो जूल पर मोल है। हाँ अगर पॉजिटिव साइन है मेरे भाई, अगर पॉजिटिव साइन है तो ये हमको सिंबलाइज करता है, पॉजिटिव चार्ज साइन हमें क्या सिंबलाइज करता है कि रिएक्शन के दौरान हीट सप्लाई किया गया, हीट सप्लाई किया गया, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है मेरे, रिएक्शन के दौरान हीट सप्लाई किया गया है, रिएक्शन के टाइम में हीट सप्लाई किया गया है, ये चीज हमें बताता है। तो मेरे भाई ये तुमको क्या लग रहा है 50 किलो जूल पर मोल, इसको कैसे रीड करोगे मेरे, कैसे, इसको क्या समझ में आ रहा है 50 किलो जूल पर मोल को देख करके तुमको क्या लग रहा है? क्या मेरे भाई अगर 2 मोल्स ए का लेंगे तब इतना रिलीज होगा कि 1 मोल ए के लिए 50 किलो जूल पर मोल है, क्या लग रहा है तुम लोगों को? 1 मोल ए के लिए 50 किलो जूल। अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि 1 मोल ए का लेंगे तो 50 होगा, ऐसा आपको लग रहा है, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि 1 मोल अगर ए का लेंगे तो मेरे भाई नहीं, ये बात गलत है, ये सब कुछ हमको समझाना पड़ेगा। तो अब हम जो समझाएंगे, जो बात तुम्हें कहेंगे वो ध्यान से सुनना मेरी बातों को, तो जान करके आपको अच्छा लगेगा मेरे भाई। यहां पर जो ये आपको जो लिखा हुआ है 50 किलो जूल पर मोल, ये पर मोल क्या बताएगा मेरे, ये पर मोल क्या बताता है किसी एक रिएक्शन के लिए, ये पूरा एक बैलेंस्ड रिएक्शन के लिए कितना है, ये है बताता है हमें पर मोल, ये हमें बताता है मेरे भाई पर मोल ऑफ बैलेंस्ड रिएक्शन, मेरे भाई बैलेंस्ड रिएक्शन का बताता है मेरे भाई। ये इस रिएक्शन के लिए ये है, अगर इस रिएक्शन को पूरा, इस रिएक्शन को पूरा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे भाई इसका डबल हो जाएगा। जैसे मेरे भाई अगर इस रिएक्शन को तुम 4A कर दिए, अगर इसी रिएक्शन को तुम 4A गिवन राइज टू 6B कर दिए, तो अब इसका डेल्टा H जो होगा मेरे भाई, इस रिएक्शन का डेल्टा H डबल हो जाएगा। तो मेरे भाई ये पर एक रिएक्शन के लिए ये बताता है कि इस रिएक्शन के लिए 50 किलो जूल है। अगर इस रिएक्शन का 2 रिएक्शन लिखिए, इसका मतलब क्या है मेरे भाई, ऐसा ऐसा 2 रिएक्शन हो, ऐसा ऐसा 2 रिएक्शन को जोड़ देंगे तो मिलेगा। ये एक रिएक्शन के लिए गिवन होता है, ये इस रिएक्शन के लिए गिवन है। अगर इस रिएक्शन का आधा कर दोगे मेरे भाई तो इसका आधा हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा माय डियर। आई होप लाइंस क्लियर है।
आई होप ये लाइंस जो हम कह रहे हैं वो तुम्हें समझ में आ रही होगी। तो इसको लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि इसका यूज बहुत पड़ेगा मेरे में, और यही एक लाइन होता है जो इस चैप्टर के अंदर में जो सवाल को गलत करा सकता है। तो ये पर मोल, ये बैलेंस्ड रिएक्शन के लिए गिवन होता है कि एक पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए ये है, इस पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए है। अगर इसको दुगना से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 रिएक्शंस हो गया, वो 2 रिएक्शंस हो गया मेरे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तुम्हारे मुंह पे फेंकेंगे मेरे भाई, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, अच्छा लगेगा मेरे में? ठीक है, हाँ, अच्छा से पढ़ना है इसको। 2 moles of H2O liquid, 2 moles of H2O liquid are converted, 2 moles of H2O liquids are converted into H2O gas. 2 moles of H2O liquid are converted into H2O gas. ठीक है, by absorbing, मेरे भाई, by absorbing 100 किलोजूल हीट। ठीक है मेरे भाई, 100 किलोजूल हीट एब्जॉर्ब करके ये कहां से कहां पहुंच गया, लिक्विड से गैस में पहुंच गया एट 400 केल्विन। हाँ, आपको टेम्परेचर गिवन है एंड 1 atm एंड 1 atm प्रेशर है। तो फाइंड करना है मेरे भाई आपको, डेल्टा एच फाइंड करना है मेरे भाई, डेल्टा यू फाइंड करना है फॉर द गिवन चेंज, फॉर द चेंज लिख लो, फॉर द चेंज मेरे भाई। इस चेंज के लिए डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा और डेल्टा यू का वैल्यू क्या होगा मेरे भाई। निहायत ही आसान क्वेश्चन है, बस आप इसको ढंग से अगर बनाइए तो आपका आंसर सही आएगा, वरना कुछ ना कुछ आंसर तो आप निकाल ही लोगे। हाँ, लेकिन वो सही होगा उस पर मेन मैटर करता है। बनाने का तो हर कोई बना लेगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, इजी भी है मेरे पास, बस वही है कि आप कैसे क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं, कैसे डेटा को पुट कर रहे हो, इस पर ही डिपेंड करेगा। जिसका बन गया होगा मेरे भाई तो जवाब देगा। जिसका बन जाएगा वो जवाब देगा मेरे भाई। अप्रोच ले पा रहे हो, यस या नो? अप्रोच ले पा रहे हो? मुंह से भी तुम लोग जवाब दे सकता है। कोई कुछ नहीं बोल रहा है मेरे भाई, उसका मतलब सॉल्यूशन स्टार्ट करना चाहिए हमें बनाना। सॉल्यूशन मेरे भाई यहाँ पे लिखा गया है कि H2O जो है ये फिजिकल चेंज है मेरे भाई। सवाल को रीड करो, ये लिक्विड से गैस, और आपको हम फिजिकल चेंज का सब कुछ बताए थे लास्ट क्लास में। अगर केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज होगा, यहाँ पे गैस मेरे भाई। अगर इसका 2 मोल्स लिया गया है, 2 मोल्स से 2 मोल बनेगा मेरे भाई, 2 मोल से कन्वर्जन भी 2 मोल का होगा। और इस रिएक्शन के लिए मेरे भाई आपको डेल्टा एच गिवन है। आपको रिएक्शन के लिए तुमको डेल्टा एच कैसे मालूम है? हाँ, चलो मान लिया डेल्टा एच नहीं मालूम, लेट से तुमको लग रहा है कि डेल्टा एच नहीं मालूम है सर हमें। मेरे भाई ऐसा लिखा हुआ है कि जब 2 मोल्स H2O लिक्विड लिए और उसको H2O गैस में कन्वर्ट किए तो उस टाइम में हीट कितना एब्जॉर्ब किया मेरे भाई? हीट एब्जॉर्ब लिखा हुआ प्लस 100 किलोजूल। प्लस भी लिखने का आदत डालो इस चैप्टर के अंदर। मेरे भाई लिखा हुआ टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर कांस्टेंट है, तो
सिंस यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट लिखा हुआ है, क्योंकि टेम्परेचर फेज जब चेंज होता है तो मेरे भाई टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और लिखा हुआ भी आपको क्वेश्चन में कि टेम्परेचर बेटा कांस्टेंट है और प्रेशर कितना है 180 में प्रेशर कांस्टेंट है। और मेरे भाई अगर याद होगा, अगर कोई सिस्टम है और उस पे कांस्टेंट प्रेशर पे अगर कांस्टेंट प्रेशर में हीट सप्लाई किए, अगर प्रेशर कांस्टेंट है मेरे भाई उस टाइम में जब हीट सप्लाई किए तो उसी को हम डेल्टा एच भी कहते हैं। तो मेरे भाई क्या ये लाइंस याद आ गया तुम्हें? तो यहाँ पे डेल्टा एच जो होगा मेरे भाई वो 100 किलो जूल होगा। हाँ, ये 2 मोल्स के लिए होगा, ये फॉर 2 मोल्स, ये 2 मोल्स के लिए होगा, ये 2 मोल्स के लिए होगा मेरे भाई। जब 2 मोल H2O लेंगे और 2 मोल H2O गैस बनेगा, हाँ डेल्टा एच निकल गया मेरे भाई। अब जब केमिकल चेंज और फेज चेंज होता है तो डेल्टा यू निकालने का एक ही फॉर्मूला है मेरे भाई, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। मेरे भाई यही फॉर्मूला था, चाहे सॉलिड्स लिक्विड्स भी इन्वॉल्व हो तब भी वही होगा, क्योंकि लिक्विड्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल, उसका मोल्स ये सब हम कंसिडर नहीं करते हैं, उसका डेल्टा पीवी 0 हो जाता है। याद आ रहा होगा मेरे भाई तुमको? सर इसका वैल्यू 2 पुट कर दीजिए मेरे भाई, लो पुट कर लो बेटा, पुट कर लो यहाँ तो डेल्टा यू का वैल्यू निकालना। अब तुम डेल्टा एनजी का वैल्यू 1 पुट कर दोगे, नहीं मेरे भाई एनजी कितना मोल्स है? 2 मोल्स है। H2O गैस कितना मोल्स है? 2 है। H2O गैस कितना है? इस रिएक्शन को मत देखो मेरे, लिए कितना है? 2 मोल। इस रिएक्शन तो 1 मोल के लिए डिफाइंड हुआ है, 2 मोल लिए है तो डेल्टा एनजी 2 लिखना पड़ेगा। मत कहना कि सर 1 माइनस 0, हाँ ये लिक्विड है इसको कंसिडर नहीं करेंगे, डेल्टा एनजी 2 होगा। हाँ इनटू आर मेरे भाई, आर का वैल्यू 8 पुट करो, आर का वैल्यू 8 पुट कर रहे हैं, यहाँ पे लिखो चाहो तो कहीं पर ऊपर में, आर का वैल्यू 8 पुट करो, 8 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो 2 इंटू 8 और टेम्परेचर कितना है मेरे पास 400 केल्विन, 100 किलो जूल है मेरे पास, तो इसको किलो जूल बनाना पड़ेगा 1000 से डिवाइड देकर के, ताकि ये भी किलो जूल बने। ठीक है, तो ये 8 2 जा 16, 16 4 जा 64, 64 जा कितना आया मेरे भाई 64, 6400 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये कितना आ जाएगा 6.4 आ जाएगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा 6.4। तो यहाँ से डेल्टा यू का वैल्यू आपको मिलेगा 6.4, तो 93.6 किलो जूल मिलेगा। ये 2 मोल्स के लिए होगा, यहीं पे गलती होता है, ये 2 मोल्स वाला। हाँ अब लेट से बाय मिस्टेक आप 1 मोल वाला ले लिए तो, हाँ तो मेरे भाई ये 2 मोल्स के लिए डेल्टा एक्स था, अगर 1 मोल्स के लिए लिखते मेरे भाई तो 100 का आधा 50 हो जाता, 100 का आधा 50 लिखते, यहाँ पे डेल्टा एनजी का वैल्यू 1 रखते, तो लिख सकते हो मेरे भाई, चाहो तो उस सॉल्यूशन को भी लिख दो, चाहो तो उस सॉल्यूशन को भी लिख दो मेरे भाई, चाहो तो उस सॉल्यूशन को भी लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे मेरे भाई? सेकेंड अप्रोच, सेकेंड अप्रोच मेरे भाई, अगर तुम डेल्टा एनजी का वैल्यू 1 पुट कर रहे हो तो डेल्टा एच का वैल्यू 50 किलो जूल हो जाएगा, ये 1 मोल के लिए। अब तुम लगा सकते हो मेरे भाई डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू, और रिएक्शन को देख करके डेल्टा एनजीआरटी पुट करोगे, तो यहाँ से डेल्टा यू का वैल्यू जब पुट करोगे मेरे भाई तो डेल्टा एच का वैल्यू 50 माइनस 1 इंटू 8 इंटू 400 और बाई 100 कर दो, तो 8 4 32, 3.2 आपको माइनस करना पड़ेगा मेरे भाई, तो 46.8 किलो जूल आ जाएगा, ये 1 मोल के लिए आएगा। फॉर 2 मोल्स निकालोगे तो इसका दुगना करना। 100 क्यों लिए? क्या हुआ? 100 क्यों लिए? फिर से एक बार बोलो, समझ नहीं पा रहे क्या कहना चाहते हैं सर 100 क्यों लिए, 1000 क्यों नहीं लिए डिनोमिनेटर में किलो जूल बनाने के लिए? 1000 कर दो इसको, बाय मिस्टेक एक जीरो छूट गया है, ठीक है 93.6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो वही आंसर आ जाएगा, ये 2 मोल के लिए। आपको 2 मोल के लिए चाहिए था, तो मेरे भाई यहाँ पे एरर होने का चांसेस रहता है, तो आई होप ये एरर अब आपसे नहीं होगा मेरे भाई। क्वेश्चन को आप थर्मोडायनामिक्स का ढंग से रीड करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिलेंगे मेरे भाई, तो ध्यान रखना। इसीलिए हम सबसे पहले आपको समझाए थे कि अगर कोई रिएक्शन है उस रिएक्शन के लिए डिफाइंड होता है, अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई करो यानी इसका दुगना मोल्स दोगे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा,
बदल जाएगा, क्योंकि अगर ए का मोल्स, ये जितना भी मोल्स होगा मेरे उसके लिए डिफाइन है, उसका मोल्स का दुगना तुम लोगे तो मेरे भाई इस तरीके से, यानी 4 लोगे तो इसका दुगना हो जाएगा 50 का 100, तो वही काम किए मेरे भाई। बेटर है पहले वाला अप्रोच जो बताए थे वो ज्यादा बेटर था कि पहले ही 2 मोल्स के लिए यूज करो, सब चीज आसान है, वरना इससे भी आसान है मेरे भाई। तो आई होप स्टार्टिंग में थोड़ा सा मे भी ऐसा हो सकता है कि आप अनकंफर्टेबल फील किए होंगे, लेकिन ओवरऑल कोई डिफिकल्ट नहीं है मेरे भाई, आसान है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, एक क्वेश्चन और देते हैं प्लीज। इस बार हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग सही सही बनाएंगे, बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। आर का वैल्यू 8 पुट करेंगे, आर का वैल्यू 8 पुट करेंगे आप इस क्वेश्चन में भी। थोड़ा सा कैलकुलेशन हमको कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हमको कॉन्सेप्ट आपको सिखाना है। तो 8 आर का वैल्यू पुट कर लेंगे, 100 किलो जूल हीट इज इवॉल्व, 100 किलो जूल हीट इज इवॉल्व when 2 moles 2 moles of C3H8 C3H8 गैस, मेरे भाई ये गैस लिख दिया गया कि गैसियस होते हैं, इस बर्न, मेरे भाई कंबशन रिएक्शन हम सिखा चुके हैं आपको, बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी लिख सकते हो या विथ ऑक्सीजन, जाहिर सी बात है जब भी कंबशन होगा तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। एट 300 केल्विन in a closed in a closed rigid container, in a closed rigid container, ठीक है मेरे भाई, in a closed rigid container find delta H and delta U for the change। मेरे भाई रिजिड कंटेनर का कुछ मतलब होता है, रिजिड है वो, ठीक है, वो रिजिड है, तब ध्यान रखेंगे इस चीज को। बनाओ मेरे भाई, बनाओ जल्दी से, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, सबसे बन जाएगा मेरे में। चाहो तो रिएक्शन लिख सकते हो मेरे में, अगर रिएक्शन नहीं लिख, वैसे लिख पा रहे होंगे आप लोग रिएक्शन, ठीक है। चाहो तो रिएक्शन हम लिख दे, C3H8 गैस है मेरे में, और जब इसको O2 के प्रेजेंस में, तो हम O2 भी लिखना पड़ेगा मेरे में, O2 पहले लिख दिए हम, ठीक है। तो यहाँ पे 3CO2 गैस मिलेगा, O2 भी गैस होगा मेरे में, CO2 भी गैस मिलेगा। टेम्परेचर 300 केल्विन है, आप अच्छे से देखेंगे 300 केल्विन में H2O लिक्विड होता है मेरे, H2O लिक्विड होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन महा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बैलेंसिंग कर लो तो यहाँ पे 4H2O लिखना पड़ेगा, 4H2O लिखना पड़ेगा। H2O लिक्विड क्यों है मेरे भाई, टेम्परेचर 300 केल्विन है, ये छोटा छोटा बात है लेकिन मेरे भाई महा इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेना, 3 2 6 + 4 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5O2 लगा देना, ठीक है। अब तो बन जाना चाहिए मेरे, अब तो बन जाना चाहिए आप लोगों से। सब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हम दे दिए आपको, सिर्फ ऊपर वाला क्वेश्चन जिसको समझ में आया होगा वो गारंटी हम दे सकते हैं कि बना लेगा। जिसको फर्स्ट क्वेश्चन इससे पहले जो कराए थे वो अगर बना लिया होगा मेरे को, तो ये क्वेश्चन उससे बन जाएगा। H102, आर का वैल्यू आप 8 लेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, आर का वैल्यू आप, नहीं मेरा नानी थोड़ा गड़बड़ है हमें लग रहा है आपका, 102.4 mm का मतलब डेल्टा यू ना, आयुष गड़बड़ है, कहाँ गलती कर रहे हैं, आर का वैल्यू क्या ले रहा है तुम लोग,
आर का वैल्यू 8 लेना है मेरे भाई। हो सकता है आपका आर का वैल्यू की वजह से कुछ चेंज आ सकता है। हाँ, मृणालिनी का जवाब सही आया है। हम बार बार बोल रहे हैं आर का वैल्यू आप सर 8। R8 लेना है। हाँ, आर का वैल्यू 8 लीजिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि हमें कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है। सर सेकंड वाले का भी आंसर 100 ही है। नहीं, ना आयुष गड़बड़, डेल्टा एच का वैल्यू 100 नहीं आएगा। क्लोज रिजिड कंटेनर का कुछ मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स, क्लोज रिजिड कंटेनर का कुछ मतलब है, आप लोग कुछ गलती कर सर रहे हैं। 105.6। नहीं, क्लोज रिजिड कंटेनर में भी आप मोल्स वाला में गलती कर रहे होंगे, 2 मोल्स है उसके आप गलती कर रहे होंगे, हो सकता है। क्लोज्ड रिजिड कंटेनर, क्लोज्ड रिजिड कंटेनर का मतलब होता है वॉल्यूम कांस्टेंट। क्लोज्ड रिजिड कंटेनर का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। और मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट इसका मतलब डीवी जीरो, चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो गया, और डीवी जीरो तो इसका मतलब वर्क डन जीरो। तो वर्क डन जीरो हो गया माय डियर स्टूडेंट। तो आपको निकालना है डेल्टा एच और डेल्टा यू। अच्छा, इस बार मेरे भाई 100 किलो जूल हीट इवॉल्व हुआ है। एक सेकेंड माय डियर स्टूडेंट, हाँ चलो, 100 किलो जूल हीट इवॉल्व हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो Q है मेरे भाई वो -100 है। 100 -100 कैसे पता चल गया -100 है? हीट इज इवॉल्व। हाँ, ये हीट इवॉल्व हुआ है 2 मोल्स के लिए। 2 मोल्स को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया गया क्लोज रिजिड कंटेनर में, तब इतना। अच्छा, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट नहीं है मेरे भाई, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो अगर हीट अगर ऐड करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम में तो ये डेल्टा यू के बराबर होगा। वैसे भी वर्क डन जीरो है तो डेल्टा यू के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर हीट ऐड करेंगे मेरे भाई कांस्टेंट वॉल्यूम में तो वो डेल्टा यू के बराबर होता है। वो डेल्टा आप लगा दो, वैसे भी डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो मेरे पास वही चीज आएगा। तो यहाँ से डेल्टा यू का वैल्यू कितना आ जाएगा? 100 किलो जूल। हाँ मेरे भाई, ये भी बात है कि 2 मोल्स के लिए आया है, लिखा हुआ था क्लियरली क्वेश्चन में, ये 2 मोल्स के लिए आया है मेरे, 2 मोल्स के लिए आया। अब डेल्टा एच निकालना है मेरे को, तो अपने पास डेल्टा एच का केमिकल चेंज, फेज चेंज हो रहा होगा, केसिस रिएक्शन हो रहा तो केमिकल चेंज हो रहा है। तो अपने पास में जब भी केमिकल चेंज हो तो एक ही फॉर्मूला है, डेल्टा एन जी इंटू आर टी। मेरे भाई यहाँ पे डेल्टा एन जी जो निकालेंगे, डेल्टा एन जी निकालेंगे मेरे भाई, एन जी डैश पहले बोलो, जो कि 1 मोल के लिए, 1 मोल C3H8 है, इसको दुगना करना पड़ेगा। तो 1 मोल के लिए कितना हुआ? 3 माइनस 6 -3 होगा। तो डेल्टा एन जी जो यहाँ पे पुट होगा मेरे भाई, ये 2 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि 2 मोल्स है, तो ये -6 हो जाएगा मेरे भाई, -6 हो जाएगा। तो अब वैल्यूज पुट करो तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो डेल्टा एच निकालना है, डेल्टा यू का वैल्यू -100 किलो जूल में, आपको किलो जूल में रखना पड़ेगा। 6 इंटू 8, सिर्फ टेम्परेचर 300 केल्विन है, 300, और ये जूल में आएगा तो इसको 1000 से डिवाइड दे दो। तो 8 कैलकुलेशन करो मेरे पास, 6 या 48, 48 इंटू 3 कैलकुलेट करो कितना जवाब आएगा। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है मेरे पास, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे कैलकुलेशन। इस सॉल्व करोगे मेरे भाई तो डेल्टा एच का वैल्यू कुछ आएगा आपका 114.4 किलो जूल आएगा। ये 2 मोल्स के लिए आएगा, 2 मोल C3H, ये 2 मोल्स के लिए आएगा, ठीक है, 2 मोल्स C3H8 के लिए आएगा। तो आई होप ये लाइंस तुम्हें क्लियर होगी और ये बात तुम्हें समझ में आ गई हो किस तरीके से हमें अप्रोच लेना होता है मेरे में, किस तरीके से अप्रोच लेना होता है। और आई होप इस पे अब डिफिकल्टी आपको नहीं फेस करना पड़ेगा। तो कितना लोगों को ये 2 सवाल समझ में आया, एक बार हम लोग चैट पे रिप्लाई करो, देखे थोड़ा।
तो जो फर्स्ट समझा हुआ है मेरे भाई उसके लिए सेकंड को समझना आसान होगा, सेकंड को समझना आसान हुआ होगा। और आई होप लाइंस बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, लाइंस बिल्कुल क्लियर है। हम कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को भेजेंगे एक दो दिन में, सिंस आप लोग 2-3 दिन आप लोग का लीव है मेरे भाई, 3 दिन तक, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। हाँ, डेल्टा एनजी कैसे निकाले, तो देखो यहाँ पे ये तो लिक्विड था, ये तो एनजी में काउंट नहीं होगा, तो ये तो हटा दे इसे। तो इसे देखो अब 3 है, ये C3H8 का 3 - 1 हो गया और -5 हो गया, तो 3 - 6 -3 हुआ। लेकिन सिंस आपको बोला गया था C3H8 का 2 लो, तो सबको दुगना करना पड़ेगा 2 मोल्स के लिए, 2 करते तो सब दुगना हो जाता, तो कितना आ जाता, -6 आ जाता। तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप ये लाइंस बिल्कुल क्लियर हो गए अच्छे तरीके से, सब कुछ समझ में आ रहा होगा मेरे भाई। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चंस हो सकता है आपको भेजेंगे अपनी तरफ से कुछ बनाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए 3-4 सवाल, तो जब भी आप फ्री रहिएगा बना लीजिएगा, ताकि थोड़ा सा इस टॉपिक पर कंफर्टेबिलिटी आ जाए। वैसे आ गया होगा, हमें इतना उम्मीद है। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे का पार्ट करते हैं मेरे भाई। कैलकुलेशन ऑफ क्यू। मेरे भाई क्यू जो हीट होता है उसको निकालने के लिए सीखेंगे मेरे भाई। वर्क डन डब्ल्यू, हीट क्यू, जो हीट सप्लाई करेंगे, जो वर्क होगा मेरे भाई, डेल्टा यू एंड डेल्टा एच। ठीक है, फॉर वेरियस प्रोसेस, एक एक करके प्रोसेसेस पढ़ेंगे। आज एक प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे ही, अगर टाइम मिलेगा तो और भी प्रोसेसेस पढ़े करेंगे, लेकिन एक प्रोसेस तो हम लोग हर हाल में कंप्लीट करेंगे, फॉर वेरियस प्रोसेस। ठीक है, या प्रोसेसेस लिख सकते हो, मेरा बेटर है प्रोसेसेस। तो हम लोग क्यू निकालने के लिए सीखेंगे, डब्ल्यू निकालने के लिए सीखेंगे, डेल्टा यू निकालने के लिए, मतलब सब चीज निकालना है मेरे में। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में था, क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू, 3 चीज तो था ही, और बाद में एक नया टर्म डिफाइन किए थे इंथैल्पी, और इंथैल्पी का चेंज भी हम लोग निकालेंगे, और ये हर जगह पे काम करना है। तो पहला जो है हमारा, पहला जो पढ़ना है हम लोग को, वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। मेरे भाई आइसोथर्मल प्रोसेस कहीं पर भी अगर तुम्हें हम कहे तो माइंड में एक बात आ जाना चाहिए, इसका मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट। इसका मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस अगर कहीं पर भी लिख दिए तो आपके माइंड में बस एक ही जवाब आना चाहिए कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, आई होप लाइन बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो मेरे अगर तुमसे हम पूछेंगे बेटा देखो तो डेल्टा टी क्या होगा, तो तुम्हारे माइंड में आना चाहिए सर टेम्परेचर ही कांस्टेंट है तो T2 इक्वल टू T1 होगा, और T2 इक्वल टू T1 होगा तो डेल्टा T 0 होगा। मेरे भाई बस इतना ही तो तुम्हें बोलना था मेरे भाई। अब हम आइडियल गैस के लिए बात करें। अब हमारा जो मेन डिस्कशन है वो आइडियल गैस को लेकर के ही, क्योंकि इतना सारा चीज को लेकर तो थोड़ी ना पढ़ सकते रियल गैस सब कुछ, तो हर कुछ अपने बस का बात नहीं, जो बस के बात करेंगे। तो डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है NCV डेल्टा टी। मेरे भाई डेल्टा टी 0 है तो डेल्टा यू 0 है, डेल्टा टी 0 है तो डेल्टा यू 0 है। मेरे भाई डेल्टा एच का फॉर्मूला NCP डेल्टा टी। मेरे भाई डेल्टा टी 0 तो डेल्टा एच 0। गजब, मजा आ गया सर, दो तो टर्म ऐसे ही निकल गया, डेल्टा यू और डेल्टा एच तो ऐसे ही निकल गया। यस, अब दो चीजें निकालना है मेरे भाई, क्यू और डब्ल्यू। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से दोनों रिलेट होता है मेरे भाई। अगर किसी एक को निकाल लिए तो दूसरा निकल जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखो चाहे मत लिखो मेरे भाई, जाहिर सी बात, जिस चैप्टर के अंदर में पढ़ रहे उसी का फर्स्ट लॉ चलेगा। तो मेरे भाई अपने को बस एक ही लाइन पता है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और सिर्फ डेल्टा यू 0 है, डेल्टा यू 0 है, तो यहां पर से हम लिख सकते हैं क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू लिख सकते हैं। अगर हम वर्क डन निकाल ले तो क्यू निकल जाएगा, और क्यू निकाल ले तो वर्क डन निकल जाएगा। तो मेरे भाई कितना आसान लग रहा होगा तुमको। अगर सर क्यू निकालने का अपने पास में फॉर्मूला है,
तुम कहोगे सर क्यू निकालने का अपने पास में फॉर्मूला है, हम पूछेंगे कौन सा फॉर्मूला है बेटा, तुम कहोगे सर क्यू इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। मेरे भाई ये नहीं लगा सकते, ये नहीं लगा सकते हो मेरे भाई। ये एनसीपी डेल्टा टी वाला फॉर्मूला कब लगता था, जब 1 केल्विन से टेम्परेचर चेंज करते थे उस दौरान हीट। तो इसको तुम लगा कैसे सकते हो, यहाँ पे तो टेम्परेचर चेंज करना ही नहीं है, तो जो 1 केल्विन तुम कैसे चेंज करके मोलर हीट कैपेसिटी पर डिफाइन करोगे, तुम नहीं डिफाइन कर सकते। क्यू को ऐसे डिफाइन नहीं किया जा सकता है, क्यू को नहीं कर सकते, डेल्टा यू को कर सकते हैं, डेल्टा एच को कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यू को नहीं कर सकते। क्योंकि क्यू का मतलब क्या चीज था मेरे भाई, तो क्यू वहां पर से हम लोग जनरेट किए थे हीट की 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने से क्या फर्क पड़ेगा। इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस में मोलर हीट कैपेसिटी का बात ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं बात कर सकते हैं, सिंस टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। तो कैसे तुम हीट सप्लाई करोगे, कैसे हीट सप्लाई करोगे, पॉसिबल ही नहीं। तो इसको हम लोग 2 टर्म्स में पढ़ेंगे। सिंस आइडियल गैस तो होगा ही, आइडियल गैस तो होगा ही मेरे भाई, लेकिन इस पे आइडियल गैस के लिए भी रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। रिवर्सिबल आइडियल होगा और इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल प्रोसेस हमारा जो अब डिस्कशन होगा, आइडियल गैस होगा और वो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा मेरे भाई। तो वो इससे क्या फर्क पड़ेगा मेरे भाई, फर्क क्या पड़ेगा, देखो मदरबोर्ड पर मेरे भाई ये पिस्टन है और पिस्टन के ऊपर गैसेस इस तरीके से सैड पार्टिकल्स रखे गए, इस तरीके से सैड पार्टिकल्स रखे गए, इस तरीके से सैंड पार्टिकल्स रखे गए हैं। और आपको पता है कि हमें लॉकडाउन पे पूरा छुट्टी मिल गया और धीरे धीरे एक एक सैंड पार्टिकल 1 साल तक निकालना है अपने को यही करना है मेरे भाई। एक लाइन लिखवाए थे कि रिवर्सिबल प्रोसेस में ईच एंड एवरी स्टेप इक्विलिब्रियम पे होता है, ईच एंड एवरी स्टेप इक्विलिब्रियम में होता है मेरे भाई। पिस्टन थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा, वैसे जाता भी नहीं है, इवन तो तुम कहोगे सर चेंज तो होता भी नहीं, एकदम माइन्यूट सा चेंज आएगा जो कि हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं मेरे भाई। तो उस टाइम में एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर बराबर हो रहा था हर टाइम में, एवरी पॉइंट में पी एक्सटर्नल पी इंटरनल बैलेंस हो रहा होता है। और पी इंटरनल बोलो या गैस का प्रेशर बोलो, क्योंकि अंदर पे गैसेस रहते हैं, अंदर पे गैसेस रहते हैं। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो गैसेस को लेकर के, इवन आइडियल गैस के बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के बराबर होगा, जो कि पी गैस प्रेशर ड्यू टू गैस होगा, ठीक है। वही पिस्टन को बैलेंस करके रख रहा होगा मेरे भाई। तो सिंस हमको चाहिए वर्क डन, तो मेरे भाई वर्क डन चाहिए रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ये एक फिनोमेना चल गया। तो मेरे भाई वर्क डन का फॉर्मूला एक ही तो पढ़े थे, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। अब मेरे भाई पी एक्सटर्नल को हम पी लिख दे रहे हैं, जो कि इंटरनल प्रेशर के बराबर भी होगा। पी एक्सटर्नल को हम पी लिख दिए मेरे भाई। और मेरे भाई सिंस ये गैस कैसा है, सिंस ये गैस आइडियल है मेरे भाई, गैस जो है वो आइडियल है। और आइडियल गैस होता है तो मेरे पास में एक इक्वेशन नोन होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। हम प्रेशर को यहाँ पे पी को एनआरटी बाई वी लिख सकते हैं मेरे भाई। पी प्रेशर एक्सटर्नल पी है और वो आइडियल गैस के लिए गैस इज आइडियल, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी खुले में एप्लीकेबल होगा। तो पी की जगह पे एनआरटी अपॉन वी इंटू डीवी मेरे भाई। इंटीग्रेशन वी के रिस्पेक्ट में होगा, कहां से वॉल्यूम, V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम। वो एक्सपेंशन हो सकता है, कॉम्प्रेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मेरे भाई इसका इंटीग्रेशन होगा, क्या मिलेगा, माइनस एन आर टी, तो बाहर 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है। लिमिट पुट करना होगा V1 से वॉल्यूम से V2, तो ln v हो जाएगा मेरे भाई। 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, तो ln v हो जाएगा। तो कहां से ln v2 माइनस ln v1, तो ये वर्क डन का एक तुम्हें इक्वेशन मिल गया, माइनस एन आर टी ln v2 अपॉन v1, ln v2 अपॉन v1 माइनस एन आर टी ln v2 अपॉन v1। और मेरे भाई अगर वर्क डन का मिल गया तो क्यू मिल गया, वर्क डन का फॉर्मूला मिल गया मेरे भाई, तो क्यू मिल गया। इस पेज को हम हटाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स और लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे वर्क डन का फिर से एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज में, जो आया रिजल्ट अभी।
जो रिजल्ट आया उसको वापिस से लिख लेते हैं। तो वर्क डन का एक फॉर्मूला आया माइनस nRT ln V2 बाई V1, ln V2 बाई V1। ये फॉर्मूला चाहो तो याद कर लो या फिर दिमाग में रखो। हाँ, ये वर्क डन रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अब माय डियर स्टूडेंट एक चीज अच्छे से देखना मेरे भाई, PV इक्वल टू nRT होगा तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू nRT, क्योंकि केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। केमिकल चेंज नहीं हो रहा है मेरे भाई, तो मोल्स कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, और आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट। टेम्परेचर तो ये पूरा कांस्टेंट मेरे भाई, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो वर्क डन का एक और फॉर्मूला आपको बन जाएगा। अगर प्रेशर के टर्म में कभी बात कर ले तो ln यहाँ पर क्या लगा सकते हो, सिर्फ टेम्परेचर कांस्टेंट है, मोल्स कांस्टेंट भी होगा, तो V2 बाई V1 को P1 बाई P2 लिख सकते हो। हाँ, एक चीज और ध्यान पे रखना मेरे भाई, क्या ध्यान पे रखना है, ln है, ये ln है, ये log नहीं है। और हम आपको कन्वर्जन सिखा चुके हैं मेरे भाई कि ln का कन्वर्जन किस तरीके से होता है। तो ये दो फॉर्मूला तुम्हारे मुंह पे अभी फेंके हैं, हाँ, इससे सवाल बनेंगे। ये रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में ऐसा वर्क डन होगा। आइसोथर्मल के केस में डेल्टा यू डेल्टा एच का वैल्यू 0 होगा, वर्क डन का वैल्यू माइनस nRT ln V2 अपॉन V1 होगा। निहायत ही आसान है मेरे भाई, कोई बड़ा चीज नहीं है। सेकेंड पार्ट, तुम कहोगे सर क्या ऐसा कोई जरूरी है कि हमको रिवर्सिबल प्रोसेस ही पढ़ना होगा? अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ने को आ गया तो फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस मेरे भाई, अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस हुआ तब क्या होगा? यस, तो अब मेरा P एक्सटर्नल P इंटरनल के बराबर नहीं होगा। P एक्सटर्नल P इंटरनल के बराबर नहीं होगा मेरे। अब देखना मजेदार चीज, लेट से मेरे भाई, लेट से पिस्टन कंटेनर है, एक पिस्टन कंटेनर है मेरे भाई, इस तरीके से पिस्टन कंटेनर रखा हुआ है, और मेरे भाई इसमें कुछ मासेस है, इसमें कुछ मासेस है, इसमें कुछ मासेस है मेरे, और लेट से एक 5 kg का है, दिख रहा है मेरे भाई 5 kg, चलो हम बोल रहे हैं 3 kg का है, ये 2 kg का है, 5 का है, 3 का है, 2 का है, वेट रखा हुआ। हम क्या कहने मेरे भाई, आए और ये 2 kg वाला मास को हटा दिए, ये 2 kg वाला मास को हम हटा दिए। तुम लोगों सर कंटेनर कैसे पतला हो गया? अरे मेरा भावनाओं को समझो, फील द फीलिंग्स मेरे भाई। एक तो 2 ATM वाला मास को हटा दिए, 5 वाला रह गया, 3 वाला रह गया मेरे भाई, 2 वाला हटा दिया, ठीक है। रिमूव्ड 2 ATM, रिमूव 2 kg मेरे भाई, 2 kg रिमूव कर। तो मेरे भाई पिस्टन कहाँ गया होगा? ऊपर गया होगा। पहले इसका वॉल्यूम V1 था, अब इसका वॉल्यूम V2 हो गया होगा मेरे भाई। अब इसका हमको वर्क डन चाहिए, तो मेरे भाई ये 2 हटाने के बाद वर्क डन हुआ होगा कि पहले ही से वर्क डन था? पहले ही से वर्क डन हो रहा था, या 2 हटाने के बाद हुआ मेरे भाई? क्या लग रहा है तुम्हें? ये 2 kg वाला ब्लॉक हटाने के बाद वर्क डन हुआ या फिर पहले से ही हो गया? तो मेरे भाई बच्चा इस बात को जवाब दे सकता है कि सर क्या हो रहा है इस केस में, के बाद हुआ। यस, तो मेरे भाई 2 kg हटाए, तो किस एक्सटर्नल प्रेशर के द्वारा हुआ? जो बचा हुआ है मेरे भाई, इस एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट पे वर्क डन हुआ, क्योंकि इसको हटने के बाद वर्क स्टार्ट हुआ है। 2 kg हटने के बाद ही वर्क डन स्टार्ट हुआ है। तो एक्सटर्नल प्रेशर कितना था तब वर्क डन हो रहा था? तो कहोगे सर 8 kg का ब्लॉक था तब वर्क डन हो रहा था। तो मेरे भाई जो फाइनल जो प्रेशर हो जाता है, जो फाइनल प्रेशर हो जाता है, यानी कि वर्क डन अगेंस्ट 8 ATM हो रहा है, इसके अगेंस्ट पे हो रहा है। तो मेरे भाई जो P एक्सटर्नल होगा वो फाइनली कितना होगा मेरे भाई? तो अगेंस्ट किसके हो रहा है, कितना प्रेशर के? वो ऐसा नहीं कि 10 ATM के अगेंस्ट पे वर्क डन हुआ, नहीं मेरे भाई, ये 5 + 3 8 ATM के अगेंस्ट पे हुआ। तो यहाँ पे जो वर्क डन बनेगा मेरे भाई, यहाँ पे फॉर्मूला तो वही होगा, माइनस P एक्सटर्नल इनटू मेरे भाई dV। हाँ, ये P एक्सटर्नल कांस्टेंट होगा और ये बाद वाला होगा। P एक्सटर्नल क्या होगा मेरे भाई? फाइनल प्रेशर, इसके अगेंस्ट पे वर्क डन हुआ है। ऐसा नहीं कि इनिशियल प्रेशर के
अगेंस्ट पे वर्क डन हुआ, नहीं मेरे भैया, हटाने के बाद वर्क डन हुआ है फाइनल प्रेशर पर। तो मेरे पास और पी एक्सटर्नल कांस्टेंट हो चुका है, ऐसा थोड़ी कि हम हटाने के बाद बार बार हट रहा है या रखा जा रहा है, एक बार हट गया ये पिस्टन ऊपर जाने लगा मेरे पास, तो ये पी एक्सटर्नल बाहर आ जाएगा और डीवी का इंटीग्रेशन V2 माइनस V1 आ जाएगा। तो मेरे भाई ये तुम्हें वर्क डन इरिवर्सिबल, ये सब आइडियल गैस के केस पे है। हाँ यहाँ पे हो सकता है कि V2 निकालने के लिए आपको V2 निकालने के लिए PV इक्वल टू NRT लगाना पड़ जाए, PV इक्वल टू NRT यूज करना पड़े, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू NRT एप्लीकेबल होगा। तो ये कभी यूज करना हो सकता है कि V2 की जगह पे आपको नहीं गिवन हो तो N मोल्स गिवन होगा, टेम्परेचर गिवन होगा, तो V2 निकालेंगे P2 से डिवाइड दे करके इस तरीके से। हाँ, और ये P फाइनल जो होगा मेरे भाई ये P2 के बराबर होगा। P फाइनल किसके बराबर होगा? P2, फाइनल प्रेशर वही है, इनिशियल प्रेशर नहीं मेरे भाई, फाइनल सेकेंड कंडीशन में जो प्रेशर होगा P2 के बराबर होगा। क्यों? उसके अगेंस्ट पे वर्क डन हो रहा है। तो मेरे भाई हम अभी तक क्या क्या बताया आपको? हम आपको बात बताए कि आइसोथर्मल प्रोसेस है मेरे पास में, और आइसोथर्मल प्रोसेस का हम क्यू, डब्ल्यू, डेल्टा यू और डेल्टा एच निकालने में इंटरेस्टेड थे। तो डेल्टा यू और डेल्टा एच दोनों जीरो हो गया मेरे भाई, और हमको क्यू चाहिए था और वर्क डन चाहिए, तो दोनों एक दूसरे से रिलेट हो गया। तो रिवर्सिबल के केस में वर्क डन कैसे निकला? तो इसका एक इंटीग्रेशन हुआ मेरे में, जहां पे इक्विलिब्रियम हर टाइम में मेंटेन हो रहा था और पीवी इक्वल टू एनआरटी हर पॉइंट पे एप्लीकेबल था। तो वो लगा दिए मेरे भाई, NRT बाई V लगा दिए प्रेशर की जगह पे, और इसको इंटीग्रेट कर दिए V1 से V2, तो NRT ln V2 अपॉन V1 आ गया। ठीक है, अब यहां से मेरे भाई वर्क डन इक्वल टू माइनस NRT ln V2 अपॉन V1, यहां से फिर हम रिलेट किए P1 V1 इक्वल टू P2 V2 के, केमिकल चेंज नहीं होगा। फिर अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा मेरे भाई तो P एक्सटर्नल फाइनल प्रेशर के अगेंस्ट पे वर्क डन होगा, और वो कैसे होगा मेरे भाई? तो बहुत आसान है, इससे रिलेटेड तुम्हें कुछ प्रश्न देंगे मेरे भाई, फिर उस प्रश्न से बहुत सारा कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बहुत मजेदार चीज है मेरे भाई, अच्छा लग रहा होगा ये सब आपको जान करके मेरे भाई। थोड़ा सा फॉर्मूला वाला चैप्टर है, ये चैप्टर का फॉर्मूला को आपको बार बार रिवाइज करना होगा मेरे, लिख लिख करके रिवाइज करना होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके रिवाइज करना होगा। तो मेरे भाई हम आपको कुछ इससे रिलेटेड आपको हम डीपीपी देंगे अपने साइड से, जिस तरीके से हम आपको रिडॉक्स चैप्टर पे डीपीपी दिए थे, वैसे ही इस चैप्टर में भी आपको हम डीपीपी देने की कोशिश करेंगे। ठीक है मेरे भाई, कैलकुलेट क्यू, डब्ल्यू, डेल्टा यू एंड डेल्टा एच, क्यू, डब्ल्यू, डेल्टा यू एंड डेल्टा एच फॉर आइसोथर्मल, फॉर आइसोथर्मल लिखा रहेगा मेरे भाई, क्वेश्चन में बिल्कुल लिखा रहेगा आइसोथर्मल, कैलकुलेट क्यू, डब्ल्यू, डेल्टा यू एंड डेल्टा एच फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है मेरे भाई वॉल्यूम इंक्रीज करना, एक्सपेंशन का मतलब होता है वॉल्यूम इंक्रीज करना, एक्सपैंड होना। 1 मोल, हाँ यहाँ पे 1 मोल आइडियल, अच्छा यहाँ पे हमें सीवी का वैल्यू में भी आपको जरूरत पड़ सकता है, और नहीं इस पे तो नहीं जरूरत पड़ेगा। हाँ, सिंस आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है तो यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। आइडियल गैस, आइडियल गैस फ्रॉम 10 atm, 10 atm टू 1 atm, यानी सैंड पार्टिकल ऐसा है कि हम धीरे धीरे उठाते जा रहे हैं, कुछ इन्फिनाइट टाइम के बाद 10 atm से बाहर का प्रेशर 1 atm हो गया एट 300 केल्विन। क्वेश्चन बहुत आसान है मेरे भाई, फॉर्मूला से डायरेक्टली बन जाएगा आपका, लेकिन अच्छे से फॉर्मूला लगाइएगा तब बनेगा। इफ प्रोसेस इज कैरिड आउट, कैरिड आउट नंबर ए, carried out number A reversibly, number B irreversibly, number B irreversibly और नंबर सी फ्री एक्सपेंशन। तो मेरे पास फ्री एक्सपेंशन का मतलब हम समझाए थे आपको कि वैक्यूम में ले जाना, कोई बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होगा। तो फटाफट इस सवाल को लिखो मेरे भाई, हर कोई बना सकता है। आर का वैल्यू आप नहीं पुट करेंगे, सुन लो अच्छे से कान खोल करके, आर के टर्म में आंसर देना है आपको, आर के टर्म में आंसर देना है आपको, आर का वैल्यू आप नहीं पुट करेंगे मेरे, आर के टर्म में आपको आंसर देना है।
आराम से बनाओ, सबसे बन जाएगा मेरे पे। ए और बी पार्ट तो सी बहुत हलवा है मेरे, सी का तो कुछ दम ही नहीं है। बनाओ जल्दी जल्दी मेरे भाई, फास्ट फास्ट। यस, सही जवाब है आपका मीनाली ने, बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने रिस्पॉन्स दिया। सब कोई जवाब दे सकता है मेरे बहन। हाँ सही है मीनालिनी, बिल्कुल सही है आपका जवाब, वेरी गुड। तो आई होप फर्स्ट पार्ट का जवाब सबको बना लिया होगा। हम तुम्हें इनफ टाइम दे चुके हैं, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, रिवर्सिबल एक्सपेंशन। रिवर्सिबल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एक्सपेंशन के बारे में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से देखो, रिवर्सिबल एक्सपेंशन में तो सिर्फ आइसोथर्मल लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आपका जवाब आना चाहिए सर डेल्टा यू जीरो, डेल्टा एच जीरो। ये दो जवाब आपको तुरंत मिल जाना चाहिए। ये जो दो जवाब है आपके माइंड पे तुरंत एकदम धड़ल्ले से आ जाना चाहिए। और मेरे भाई ये लाइन भी तुरंत बोल दिया करो, Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। और सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में फॉर्मूला लगेगा एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, वी टू बाई वी वन लगेगा। सिर्फ आपको लिखा गया प्रेशर के टर्म में लिखा गया है, तो आप प्रेशर वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हो, माइनस एन आर टी एल एन पी वन अपॉन पी टू। मेरे हिसाब से प्रेशर गिवन है आपका, यहाँ पे आपको गिवन है पी वन इक्वल टू 10 एटीएम और पी टू इक्वल टू 1 एटीएम गिवन है मेरे, तो पुट कर दो, जो आंसर आएगा वही होगा। मोल्स वन है तो मोल्स वन, आर का वैल्यू आर, टी का वैल्यू 300 केल्विन दिए थे मेरे पास, इनटू एल एन पी वन अपॉन पी टू। तो यहाँ पे एल एन को लॉग में कन्वर्ट कर दो, 2.303 लॉग पी वन बाई पी टू 1 हो जाएगा, लॉग 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई 2.303 को 300 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली जो आएगा मेरे भाई माइनस 690 आर के बराबर आएगा, और ये जूल में होगा मेरे भाई, ठीक है, 690 आर जूल।
मेरे पास वर्क डन निकल गया, Q का वैल्यू चाहिए हमें, तो Q इक्वल टू माइनस वर्क डन 690 R हो जाएगा। Q इक्वल टू 690 R हो जाएगा प्लस के साइन के साथ। Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ लगा, इसको जरूरी याद करना है सब। Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, अरे मेरे भाई अपने लिखो ना, डेल्टा यू पता है ना, फर्स्ट लॉ लगा दो, डेल्टा यू इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू। उससे अभी जस्ट पढ़े थे इसलिए लगा दिया, वरना मेरे भाई कोई बड़ा चीज नहीं था, फर्स्ट लॉ लगाएंगे और निकाल लेंगे आराम से डब्ल्यू निकालने के बाद। तो आई होप ये फर्स्ट पार्ट का जवाब सबका बना होगा। कितना लोग बना पाया था मेरे भाई फर्स्ट पार्ट? ठीक है, अनुष्का का बन पाया था, फलक का बन पाया था, मृणालिनी का बन पाया था, सुधांशु का बन पाया था, अनीशा का बन पाया था। चलो ठीक है, वेरी गुड। मेरे पास सेकंड पार्ट जल्दी से अटेम्प्ट लो, तब तक हम सॉल्यूशन बनाते देखते मेरे से पहले कौन कौन बना पाता है मेरे पास। तो मेरे भाई यहाँ पे लिखा गया है आपको इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। सिर्फ प्रेशर कम हो रहा तो एक्सपेंशन ही होगा मेरे भाई, वैसे क्वेश्चन में मेंशन्ड है मेरे भाई ये एक्सपेंशन, तो इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। अब क्या है माय डियर स्टूडेंट, यहां पर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन के केस में तो सिर्फ डेल्टा यू तो जीरो ही होगा मेरे भाई, डेल्टा एच जीरो ही होगा मेरे भाई। और फर्स्ट लॉ लगाएंगे और क्यू इक्वल टू डब्ल्यू आ जाएगा, यानी माइनस डब्ल्यू आ जाएगा। हमको डब्ल्यू निकालना है मेरे भाई, तो डब्ल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या था मेरे भाई, माइनस पी एक्सटर्नल, चाहो तो इंटीग्रेट भी कर लो, V2 माइनस V1, और ये फाइनल 10 से 1 ATM लाया गया है, तो मेरे भाई ये P2 के बराबर होगा, जो कि 1 ATM होगा। और V2 तो बहुत सारे V2 तो नहीं मालूम है मेरे में, तो V2 नहीं मालूम है मेरे भाई, लेकिन nRT अपॉन P2 तो मालूम है, nRT अपॉन P1 तो मालूम है। मोल्स कितना था, 1 मोल्स मेरे भाई, तो nRT को बाहर करो, nRT को बाहर करो मेरे भाई, तो ये 300 R हो जाएगा मेरे भाई। और P2 का वैल्यू मेरे भाई, तो P2 का वैल्यू 1 माइनस 1/10 मेरे भाई, सॉल्व करो 9/10 आ जाएगा, 9/10 आ जाएगा, तो 10 से 300 R कट जाएगा, 300 के एक जीरो कट जाएगा, तो 9 3 27 हो जाएगा भाई। तो यहाँ से वर्कडन का वैल्यू आएगा माइनस साइन के साथ में माइनस 270 R, और माइनस आना भी चाहिए मेरे भाई, माइनस आना भी चाहिए, क्योंकि एक्सपेंशन हुआ है, सिस्टम वर्कडन कर रहा है, सिस्टम वर्कडन कर रहा है। अब फर्स्ट लॉ लगा देंगे मेरे में, फर्स्ट लॉ हमें क्या कहता है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो सिर्फ डेल्टा यू जीरो है, तो यहां से क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, तो 270 R आ जाएगा प्लस, तो ये हो गया मेरे में, यहां पर से निकाल दिए, मेरा आंसर बन गया इरिवर्सिबल एक्सपेंशन का मेरे में। ठीक है, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन का आंसर बन गया मेरे पास। फ्री एक्सपेंशन के पार्ट पे आना है, फ्री एक्सपेंशन का पार्ट करना है माय डियर स्टूडेंट्स। और मेरे भाई देखते हैं क्या होता है उसको। फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है बाहर एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो जाना, लास्ट क्लास में बताया था वैक्यूम में ले जाना। तो मेरे पास सी जो पार्ट है ये फ्री एक्सपेंशन, तो फ्री एक्सपेंशन कहीं पर भी होगा मेरे भाई, तो वहां पर क्या होगा, पी एक्सटर्नल जीरो हो जाता है, पी एक्सटर्नल जीरो हो जाता है, उसको फ्री एक्सपेंशन कहते हैं। तो वर्क डन खुले में जीरो हो जाएगा, और वर्क डन जीरो मेरे भाई, तो क्यू जीरो, बाकी सब तो जीरो था ही मेरे भाई, डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू सब जीरो तो था ही मेरे भाई, क्योंकि वो तो सबके लिए एप्लीकेबल है। तो आई होप ये जो लाइंस आया वो अच्छे तरीके से तुम्हें समझ में आ रही होगी, किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था मेरा। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं मेरे भाई, ये एक्सपेंशन का क्वेश्चन दिए थे जिसमें वर्क डन निगेटिव आ रहा था, अब तुम्हें एक कॉम्प्रेशन का क्वेश्चन देंगे जिसमें वर्क डन हो सकता है पॉजिटिव आता हो। तो मेरे भाई हम चाहते हैं कि सब पे बनाए अच्छे से, लेकिन इस पर केवल आपको वर्क डन निकालना है मेरे भाई, क्योंकि एक चीज, बाकी सब तो आसानी से निकाल लोगे। वर्क डन फॉर आइसोथर्मल, आइसोथर्मल मेरे भाई, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, फॉर आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन लिखा गया है इस पर, ऑफ 1 मोल आइडियल गैस। वैसे भी आपका जो सवाल आएगा मेरे भाई आइडियल गैस के ऊपर ही आएगा, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस फ्रॉम 1 ATM टू 10 ATM।
मतलब पहले 1 एटीएम था मेरे पास, बाद में 10 एटीएम कर दिए, 10 नहीं दिख रहा है क्या, 10 एटीएम, 10 एटीएम कर दिए, 1 से 10 एटीएम कर दिए। थोड़ा सा जोर से बोलिए मृणालिनी आप। रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? हाँ अभी लिखने जा रहे हैं। इफ कैलकुलेट वर्क डन करना है। इफ कैरिड आउट नंबर ए रिवर्सिबली और नंबर बी इरिवर्सिबली, बनाइए आराम से, मेरे में आसान क्वेश्चन है, पिछले बार की तरह ही है। आर का वैल्यू पुट नहीं करना है मेरे, आर का वैल्यू पुट नहीं करना है। आयुष क्लास अटेंड नहीं कर रहा है क्या? हाँ सही है मृणालिनी आपका जवाब। हाँ सही है अनुष्का, आपका भी जवाब बिल्कुल सही है, वेरी गुड। बी पार्ट भी बनाओ, वर्क डन निकालना है केवल। तो सही है, लेकिन आप आर नहीं लिखे हैं अब मृणालिनी, उसमें आर भी लिख दीजिए। ठीक है, आप सही जवाब लिखिए, उसके साथ में आर भी अटैच कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। तो कैलकुलेट करना है आपको वर्क डन फॉर आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑफ 1 मोल ideal gas from 1 atm to 10 atm at 300 Kelvin if carried out reversibly। तो पहला प्रोसेस जो है रिवर्सिबल कॉम्प्रेशन है, तो वर्क डन इस पर पॉजिटिव आएगा, आप लोग का शायद नेगेटिव आ रहा है, वो पॉजिटिव आएगा, कॉम्प्रेशन है। यूनिट में ख्याल रखेंगे आप लोग मेरे। तो रिवर्सिबल कॉम्प्रेशन के केस में वर्क डन का फॉर्मूला -nRT ln P1 अपॉन P2 लिखो, क्या कि प्रेशर गिवन है आपको। हाँ यहाँ पे P1 आपको गिवन है 1 atm और P2 आपको गिवन है 10 atm। जाहिर सी बात प्रेशर बढ़ाया गया, कॉम्प्रेस होगा, पिस्टन नीचे आएगा, पिस्टन नीचे आएगा। ठीक है, तो वर्क डन इक्वल टू 1 मोल है मेरे भाई, तो 300 R लिख दो, ln की जगह पे 2.3 लिखते हैं हम जनरली, तो यहाँ पे P1 1/10, तो ये -1 आ जाएगा। 1/10 का मतलब 10 का पावर -1 पुट करो इसका वैल्यू, तो ये वर्क डन आएगा आपका। अगर 2.303 लिखेंगे तो 690.9 आएगा, अगर 2.3 लिखोगे तो 690 आएगा। तो मेरे पास कैलकुलेशन पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे, इतना जूल्स आएगा। ठीक है, मेरा फोकस है कि आपका कॉन्सेप्ट सही हो, कैसे फॉर्मूला को यूज करना है। इस चैप्टर पे आपको कैलकुलेशन ज्यादा यूज चेक नहीं किया जाएगा। तो मेरे भाई ये आया, हाँ इसके आगे में बेटर होगा कि प्लस भी लिखो। तो ये प्लस साइन हमें सिंबलाइज कर रहा है कि यहाँ पर कॉम्प्रेशन हो रहा है, कॉम्प्रेशन हो रहा है मेरे। बी पार्ट मेरे में रिवर्सिबल कॉम्प्रेशन हुआ, इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल कॉम्प्रेशन का बात कर रहे हैं मेरे, इरिवर्सिबल कॉम्प्रेशन का बात करते हैं मेरे भाई।
तो यहां पर वर्क डन का फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, और सिंस आपको पता है कि V2 माइनस V1 को कैसे लिखेंगे, तो पी एक्सटर्नल पहले पुट कर दो मेरे भाई, ये फाइनल प्रेशर 10 atm हो जाएगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट पे वर्क डन होगा, क्योंकि हम रख देंगे हाई और धीरे धीरे वो पिस्टन नीचे जाएगा, तो 10 atm में जाएगा, 1 atm में नहीं जाएगा मेरे। फिर से nRT बाहर करो मेरे भाई, 300 R हो जाएगा, और 1 बाई P2 10 atm मेरे भाई, और ये -1 हो जाएगा 1 बाई 1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 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 9 बाई 10 आ जाएगा, 9 बाई क्या आ जाएगा मेरे भाई 10 आ जाएगा, 9 3 27, एक 10 और 10 कट जाएगा, तो यहां से वर्क डन आ जाएगा 2700 R, इतना जूल्स आ जाएगा मेरे भाई। तो मेरे भाई ये दो एग्जांपल्स को एक बार देखो कि प्रोसेस एक में हम 1 ATM से 10 ATM ले गए, इसमें 1 ATM से 10 ATM ले गए, और उससे पिछले वाले प्रश्न में इसका जस्ट रिवर्स काम किए थे मेरे। तो मेरे भाई रिवर्सिबल कॉम्प्रेशन में देखो, रिवर्सिबल एक्सपेंशन को देखो और रिवर्सिबल कॉम्प्रेशन को देखो, यानी कि तुम जब रिवर्सिबल एक्सपेंशन कराए तो तुम्हें वर्क डन कितना सिस्टम किया था उस टाइम में, -690 R किया था, और मेरे भाई जब आप कंप्रेस किए तो उतना ही वर्क डन लगा, यानी मेरे भाई रिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सपेंशन में और कंप्रेशन में वर्क डन जो होगा वो सेम होगा मेरे भाई, यस और नो। इस डेटा को देख करके तो यही समझ में आ रहा है कि अगर रिवर्सिबल होगा प्रोसेस, उसमें कंप्रेशन में अगर सेम चीज को रिपीट किए, 1 से 10 और 10 से 1 रिपीट कर रहे हैं, तो उस टाइम में वर्क डन का वैल्यू सेम आएगा, लेकिन इरिवर्सिबल में नहीं सेम आता। इरिवर्सिबल में वर्क डन क्या होता है मेरे भाई, ज्यादा कम हो सकता है, यानी कि मेरे भाई ये प्लस सिस्टम को ज्यादा वर्क करना पड़ा, सिस्टम को पिस्टन को नीचे ले जाने में ज्यादा वर्क करना पड़ा, और जब सिस्टम वर्क दे रहा था मेरे भाई, इरिवर्सिबल प्रोसेस था, तो सिस्टम माइनस में हमें 270 R ही दे रहा था, यानी कि फायदा हमें कम दे रहा था, इनपुट ज्यादा लग रहा था, इनपुट ज्यादा लगा, आउटपुट कम मिल रहा था। लेकिन रिवर्सिबल के केस में जितना इनपुट लगा मेरे भाई उतना आउटपुट भी मिल रहा था। क्या ये लाइन समझ में आ रही है कि नहीं मेरे भाई? यस और नो एक बार चैट पे रिप्लाई करें आप लोग। तो ये दो प्रश्न को देख करके हम लोग को बहुत सारा लाइन समझ में आ रहा है कि कॉम्प्रेशन और एक्सपेंशन के दौरान अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो सेम होगा, यानी जितना लगा, जितना प्रॉफिट हुआ उतना ही लॉस होगा। लेकिन इरिवर्सिबल में लॉस ज्यादा होता है और प्रॉफिट कम होता है। देख लो वर्क डन का वैल्यू अपने आप दिखेगा मेरे भाई। तो इसी बात को हम लोग नोट के फॉर्म में लिखेंगे, जो हम लोग यहाँ से कंक्लूड किए दो क्वेश्चन से मेरे भाई। तो ये क्वेश्चन भी हो गया मेरा, और यहाँ से हम कंक्लूजन भी ड्रॉ कर लिए, यहाँ पर से हम कंक्लूजन भी ड्रॉ कर लिए मेरे भाई। अब तुम समझना है एक बात मेरे भाई, पहला पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं, वर्क डन मेरे भाई इन ऐसे लिखो, इन केस ऑफ एक्सपेंशन बात करेंगे, तो एक्सपेंशन के टाइम में रिवर्सिबल में ज्यादा फायदा हुआ या इरिवर्सिबल में ज्यादा फायदा हुआ? कोई बताएगा हमें चैट पे। एक्सपेंशन के टाइम में रिवर्सिबल में ज्यादा फायदा हुआ या इरिवर्सिबल में ज्यादा फायदा हुआ? तो अगर आप देखो तो रिवर्सिबल वाले में 690 R मिला, और मेरे भाई इरिवर्सिबल वाले में कितना मिला? 270 R ही मिला है। ज्यादा किस में मिला? ज्यादा फायदा हमें रिवर्सिबल में है मेरे भाई, ज्यादा फायदा रिवर्सिबल में है, यानी कि रिवर्सिबल एक्सपेंशन ज्यादा बढ़िया है मेरे भाई। हाँ, मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे कि निगेटिव साइन केवल हमको बताता है कि क्या हो रहा है सर सिस्टम पे, लेकिन सिस्टम को तो वर्क करना पड़ा ना उतना ज्यादा। हाँ, सिस्टम वर्क किया मेरे भाई। यस सॉरी, उल्टा बोल दिए, फायदा हमको इरिवर्सिबल में हो गया, ज्यादा वर्क एक्सपेंशन के टाइम में सिस्टम वर्क किया मेरे भाई, तो हमें तो फायदा होगा ना मेरे भाई। सिस्टम वर्क करेगा तो हमको तो आउटपुट मिलेगा ना। जैसे मान लो हम लोग सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे, मतलब सिस्टम को तो लॉस हो गया सिस्टम को ना। नुकसान हुआ। देखो जैसे मान लो हमारा बाइक है,
हमारा बाइक है, तो सिस्टम वर्क करेगा तो मेरा बाइक चलेगा, तो हमको फायदा ना होगा। समझ आए क्या बोले? यस सर। हाँ, उस टाइम सिस्टम काम करेगा तो हमें फायदा होगा, जनरेटर वर्क करेगा तो फायदा होगा, हमें फायदा होगा, सिस्टम को नुकसान होगा। ठीक है। इन केस ऑफ एक्सपेंशन रिवर्सिबल वर्क डन ज्यादा होता है, यानी सिस्टम एक्सपैंड करेगा तो सिस्टम हमें काम करके दे रहा है, सिस्टम हमें काम करके दे रहा है मेरे भाई। इन केस ऑफ कॉम्प्रेशन, यानी कॉम्प्रेशन के टाइम में हमको दबाना पड़ेगा मेरे भाई, दबाना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा भाई, हमें वर्क करना पड़ेगा। जो हम लोग बाइक में फ्यूल डालते हैं तो फ्यूल क्या करता है, पिस्टन को दबाता है, पिस्टन को दबाता है मेरे भाई। तो इन केस ऑफ कॉम्प्रेशन, इन केस ऑफ कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन के टाइम में मेरे भाई तुम्हें दिखाई देगा कि रिवर्सिबल में हमें वर्क डन कम करना पड़ा। अच्छा, कोई ऐसा केस भी हो सकता है मेरे भाई कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल बराबर भी हो जाए, कोई ऐसा केस आपको मिल सकता है, रेयर केस में मिल जाएगा आपको। ठीक है। हाँ, वर्क डन रिवर्सिबल का मैग्नीट्यूड और मेरे पास वर्क डन इरिवर्सिबल का मैग्नीट्यूड बात करो तो वर्क डन इरिवर्सिबल का मैग्नीट्यूड बड़ा आ गया, 2700 आर आ गया, 2700 आर आ गया। तो मेरे भाई कॉम्प्रेशन में हमें काम करना पड़ता है, कॉम्प्रेस करना पड़ता है, लेकिन सिस्टम एक्सपैंड करेगा तो हमें फायदा होगा। तो मेरे भाई हम लोग कौन सा प्रोसेस को कराना चाहेंगे, रिवर्सिबल को प्रेफरेंस देंगे या इरिवर्सिबल को प्रेफरेंस देना चाहेंगे? बताओ तुम लोग। हम लोग को नेट फायदा होना चाहिए, ज्यादा फायदा होगा, क्या लगेगा तुमको? हम लोग को रिवर्सिबल करवाना चाहिए कि इरिवर्सिबल कराना चाहिए? बताओ जल्दी से, लॉजिकली सोचो। ये हमें सिस्टम वर्क करके देगा, यानी मेरा बाइक चलेगा और बाइक को चलाने के लिए हमको फ्यूल डालना पड़ेगा, ये वाला केस। तो हमें किस में फायदा है, रिवर्सिबल में फायदा है या इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल। यस, रिवर्सिबल में हमें वर्क डन ज्यादा मिलेगा तो फायदा ज्यादा है, बाइक हमें ज्यादा काम करके देगा। लेकिन यही इरिवर्सिबल में हमको वर्क डन कम मिलता, नुकसान था मेरे भाई, और हमको काम भी, फ्यूल कम खर्च करना पड़ा। रिवर्सिबल में फ्यूल भी कम खर्च होगा, क्योंकि यहाँ पे इरिवर्सिबल अगर प्रोसेस होगा तो फ्यूल ज्यादा वेस्ट होगा, फ्यूल ज्यादा वेस्ट होगा तो फ्यूल भी कम वेस्ट हुआ और हमें आउटपुट भी ज्यादा मिला। तो फायदा अपने को इस पे है मेरे भाई, फायदा अपने को जहां है वहां पे जाएंगे हम लोग। तो एक्सपेंशन से हम लोग को फायदा होता है, यानी हम लोग का नेट काम आसान होता है, और कंप्रेशन से हमें नुकसान होता है। तो हमेशा बोलेंगे कि रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा इफेक्टिव है। तो लिखने जा रहे हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस आर मोर एफिशिएंट, रिवर्सिबल प्रोसेस आर मोर एफिशिएंट देन irreversible than irreversible process। मेरे भाई रिवर्सिबल प्रोसेस ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा एफिशिएंट है देन इरिवर्सिबल प्रोसेस, देन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है। अब बताना मेरे भाई, क्या रिवर्सिबल एक्सपेंशन कराए और फिर उसी प्रोसेस को कंप्रेस कर दिए, उसी चीज को कंप्रेस कर दिए, तो क्या सिस्टम वही स्टेट में पहुंच गया होगा, सराउंडिंग उसी स्टेट में पहुंच गया होगा, या फिर डिफरेंट जगह पे होगा? रिवर्सिबल का भी बात कर रहे हैं, नहीं, रिवर्सिबल में वही चीज होगा, रिवर्सिबल में जितना वर्क डन मिला मेरे भाई उतना ही वापिस लग गया, सेम प्रोसेस के लिए, सेम प्रोसेस के लिए सिस्टम और सराउंडिंग रिटेन्ड हो गया। लेकिन इरिवर्सिबल में नहीं हुआ मेरे भाई। हाँ, पिस्टन जरूर वहीं पे आ गया, प्रेशर को बैलेंस कर लिया, लेकिन मेरे भाई वर्क डन ज्यादा लग गया, कंप्रेस करने में वर्क डन ज्यादा लग गया, तो नेट हमको नुकसान ज्यादा हो गया मेरे। सेम प्रोसेस को रिपीट, लेकिन रिवर्सिबल वाले में क्या हुआ कि सिस्टम भी जिस कंडीशन में था पहले, बाद में फिर वही आ गया, एक्सपेंशन कराए फिर कंप्रेशन कराए तो सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन रिलीज किया।
लेकिन इरिवर्सिबल में ऐसा नहीं हुआ मेरे भाई। इरिवर्सिबल में जितना एक्सपेंशन से हमें वर्क डन मिला उससे कहीं ज्यादा करना पड़ा वर्क डन, उससे कहीं ज्यादा वर्क डन करना पड़ा, यानी हमको सराउंडिंग से ज्यादा मेहनत करना पड़ा तब जाकर के नीचे आया। तो एक लाइन लिखने जा रहे हैं मेरे भाई, एक लाइन 3rd नंबर पॉइंट लिखेंगे। इन रिवर्सिबल प्रोसेस, इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस, in a reversible process, both system and surrounding, both system and surrounding, मेरे भाई सिस्टम और सराउंडिंग दोनों, both system and surrounding can be restored, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को रिस्टोर्ड कर दिया गया। इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों रिस्टोर्ड हो गया टू देयर ओरिजिनल स्टेट। देख लो वर्क सेम करना पड़ा मेरे भाई, जितना वर्क मिला था उतना ही ना किए हम, बाहर से एक्सटर्नल थोड़ी ना किए। तो सराउंडिंग में जितना हमें फायदा हुआ था उतना ही लगा दिए मेरे भाई। तो नेट सिस्टम भी वैसा ही रह गया सराउंडिंग, यानी ऐसा सोचो मेरे भाई, हम 10 रुपया कमाए और 10 रुपया वेस्ट कर दिए, तो हम बोले कोई फायदा ना नुकसान हुआ, जैसे थे हम पहले वैसा ही हो गए, वैसा ही है। तो मेरे भाई रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान सिस्टम और सराउंडिंग जो है रिस्टोर्ड हो जाता है टू देयर ओरिजिनल स्टेट, टू देयर ओरिजिनल स्टेट साइमल्टेनियसली, क्योंकि हमेशा इक्विलिब्रियम पे होता है मेरे, साइमल्टेनियसली साथ साथ, but in an irreversible process, both cannot be stored, एक साथ में दोनों, जिसके रिस्पेक्ट में बात करोगे उसके हिसाब से बात करना होगा मेरे में। तो इसीलिए सिस्टम रिस्टोर कर रहा है तो सराउंडिंग नहीं कर पाएगा, सराउंडिंग रिस्टोर कर रहा है तो सिस्टम नहीं कर पाएगा। किसी एक ही को ना बात करेंगे कि सराउंडिंग पे हमको इतना वर्क मिला था, फिर सराउंडिंग को ज्यादा करना पड़ गया तो सराउंडिंग स्टोर्ड नहीं हो पाया, लेकिन सिस्टम तो वहीं पहुंच गया, सिस्टम तो रिस्टोर्ड हो गया। और सिस्टम के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो सिस्टम के हिसाब से बात करोगे तो लेट से कोई ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें हम वर्क डन जितना मिला उतना ही सराउंडिंग से वर्क डन किए, तो थोड़ी ना पिस्टन उतना नीचे आएगा, थोड़ी ना पिस्टन उतना नीचे आएगा। तो उस टाइम में सिस्टम रिटेन नहीं करेगा, सराउंडिंग तो अपना रिटेन कर लिया, जितना मिला था उतना लगा दिया। both system and but both cannot be retained, both cannot be restored to their original state simultaneously। मेरे भाई एक साथ नहीं हो सकता प्रोसेस, ये प्रोसेस फिजिबल नहीं। तो इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस सिस्टम और सराउंडिंग वापिस आ जाएगा, जितना मिला उतना ही लॉस, तो नेट नो चेंज हुआ, ठीक है, रिस्टोर्ड हो गया। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस में सेम चेंज को रिपीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ा मेरे भाई, तो उसको करने के लिए ज्यादा वर्क डन करना पड़ गया। इसका मतलब रिस्टोर्ड नहीं हो रहा था तभी तो ज्यादा करना पड़ा। तो अब सिस्टम को रिस्टोर्ड कर रहे हो तो सराउंडिंग रिस्टोर्ड नहीं हो रहा, सराउंडिंग से ज्यादा वर्क डन करना पड़ा मेरे। अब मेरे भाई एक पॉइंट और समझाएंगे हम आपको, सारा लाइन जो कंक्लूडेड लाइन है मेरे भाई बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे। लेट से मेरे भाई प्रेशर 10 atm था, टेम्परेचर 300 केल्विन था मेरे भाई, और मोल्स 1, और हम इसको क्या किए मेरे भाई, प्रेशर 1 atm में लेते आए और इसको भी प्रेशर 1 atm में लेते आए। एक बार रिवर्सिबली लाए और एक बार इरिवर्सिबली लाए मेरे भाई। दोनों का प्रेशर टेम्परेचर सेम है, आइडियल गैस है, तो मेरे भाई क्या दोनों का वॉल्यूम भी सेम होगा, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का? क्या दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, यस या नो? क्या वॉल्यूम रिवर्सिबल इक्वल टू इरिवर्सिबल होगा या नॉट इक्वल होगा? सोच लो थोड़ा सा, आइडियल गैस है मेरे भाई। बताओ हमें। सोचो, खुद दिमाग लगाओ मेरे भाई। पहले प्रेशर 10 atm था, टेम्परेचर कांस्टेंट है, मोल्स कांस्टेंट है,
क्या लगता है मेरे, क्या लगता है तुम्हें? दोनों का वॉल्यूम सेम होगा? यस, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, क्योंकि मेरे पास पीवी इक्वल टू एनआरटी तो एप्लीकेबल होगा ही, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। इसका मतलब चाहे रिवर्सिबली कराओ चाहे इरिवर्सिबली कराओ, अगर 10 से 1 में आया, अगर 10 से 1 में आया मेरे भाई, तो इसका मतलब सिस्टम तो रिस्टोर्ड हो जाएगा, सिस्टम तो रिस्टोर्ड हो जाएगा मेरे भाई, सिस्टम तो रिस्टोर्ड होना ही होना है, सिस्टम तो रिस्टोर्ड हो ही जाएगा, सराउंडिंग का बात नहीं कर सकते। ठीक है, जो भी हमारा फोकस अभी करने जा रहे हैं सिस्टम पर फोकस होगा, तो सिस्टम रिस्टोर्ड हो जाएगा। तो इसी बात को लिखने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर कितना हुआ? 4 लिखे थे ना, लिखा हुआ पॉइंट तो लिखा ही हुआ नंबर ना, 1 2 3 4, तो पॉइंट तो लिखा ही हुआ है मेरे भाई, तो उस लाइन को बस लिखेंगे। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, isothermal reversible and irreversible process end up, end जो होता है मेरे भाई, isothermal reversible and irreversible process end up at the same final state, final state same होता है मेरे भाई, end up at the same final state if carried out, if carried out reversibly और इरिवर्सिबली, रिवर्सिबली या इरिवर्सिबली, चाहे तुम कराओ, हाँ, लेकिन कंडीशन सेम होना चाहिए। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड अप होता है सेम स्टेट में, सेम फाइनल स्टेट में, रिवर्सिबली हो, सेम इनिशियल और सेम फाइनल होना चाहिए, अगेंस्ट same initial state to same final state, against same initial state to same final state। मेरे भाई आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस फाइनली वहीं पे जाके रुकेगा अगर इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन सेम रखे हैं, लेकिन हाँ वर्क डन ज्यादा कम हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, वर्क डन जो है कम ज्यादा हो सकता है, वर्क डन जो है कम ज्यादा हो सकता है माय डियर। तो आई होप ये लाइंस बिल्कुल क्लियर होंगे मेरे भाई, तुम्हें रत्ती भर भी कोई डाउट नहीं होगा। मेरे भाई चैट पे जवाब दो, क्या ये जो बातें हम बता रहे हैं वो सब कुछ समझ में आ रहा है? कितनों को समझ में आ रहा है मेरे भाई, थोड़ा देखें, पता चले कितना लोग क्लास भी अटेंड कर रहा है, इससे बहुत कुछ हमको पता चलता है मेरे नो, क्या लगता है? यस, तो मेरे में हम लोग को दिखाई दिया कि वर्क डन रिवर्सिबल में फायदा ज्यादा है, तो एक्सपेंशन के दौरान हमें ज्यादा वर्क डन मिलता है और कंप्रेशन के दौरान हमें कम वर्क डन करना पड़ता है। तो एक फायदा हुआ कि रिवर्सिबल कराओ बेटा, फायदा है। दूसरा समझ में आया हम लोगों को क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग रिस्टोर्ड होगा, जाहिर सी बात है रिवर्सिबल में हर पॉइंट में इक्विलिब्रियम होता रहता है, तो सिस्टम और सराउंडिंग को रिस्टोर्ड होना ही होना था, लेकिन इरिवर्सिबल में तो रिस्टोर्ड नहीं होगा मेरे भाई, गारंटीड है, वो तो फिक्स है, वो जिस पाथ से गया हुआ उस पाथ से वापस थोड़ी ना आता है, पाथ बदल जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ अगर सिस्टम को बात करें तो सिस्टम अगर इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम है तो दोनों का सेम कंडीशन में आके रुकेगा, देखने में एक ही जैसा लगेगा मेरे भाई। तो इससे अब हम लोग रिलेटेड कुछ कर्व्स बनाएंगे और जो ये लाइंस लिखे हैं मेरे भाई, ये लाइंस और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ये लाइंस को फील भी कर पाएंगे मेरे भाई। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क डन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क डन। मेरे भाई अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जानेंगे वर्क डन का, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क डन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, क्या जानेंगे अब हम लोग? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क डन। ठीक है, ठीक है, तो देखो पहला बात करेंगे मेरे भाई आइसोथर्मल एक्सपेंशन का।
आइसोथर्मल प्रोसेस। पहला जो हमारा डिस्कशन है वो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। हाँ, इसके अंदर में भी जो हमारा होगा वो आइसोथर्मल प्रोसेस, एक्सपेंशन भी लिखो साथ। हम अभी एक्सपेंशन वाले का कर्व बनाएंगे, एक्सपेंशन वाले का बनाएंगे। हाँ, रिवर्सिबल एक्सपेंशन करवाएंगे। ठीक है, रिवर्सिबल करवाएंगे और फिर इरिवर्सिबल करेंगे। अभी एक में अलग अलग बना देते, फिर बाकी सब में सेम एक ही ग्राफ में सब कुछ बना देते। तो मेरे भाई ये प्रेशर है और वॉल्यूम है मेरे भाई, प्रेशर है और वॉल्यूम है मेरे भाई। ए पॉइंट से शुरुआत के, लेट से प्रोसेस शुरुआत हुआ ए और बी मेरे भाई। ए पॉइंट है और बी पॉइंट, ए पॉइंट है और मेरे भाई आपको पता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस है, धीरे धीरे प्रेशर चेंज हो रहा होगा, धीरे धीरे प्रेशर चेंज हो रहा होगा माय डियर स्टूडेंट। तो धीरे धीरे प्रेशर चेंज होगा, इस तरीके से प्रोसेस। और आइसोथर्मल का कर्व कैसे होता है मेरे भाई? ऐसा ही होता है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। पीवी इक्वल टू कांस्टेंट का कर्व कैसे होता है मेरे भाई? तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। हाँ, रिवर्सिबल है इसीलिए हर पॉइंट डिफाइंड है। अचानक से कभी भी मास को नहीं उठा दिया, अचानक से मास को नहीं उठाया मेरे, धीरे धीरे सैंड पार्टिकल्स को उठाते चले जा रहे हैं, वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ये सब करने में हमें इन्फिनाइट टाइम लग रहा है, इन्फिनाइट टाइम लग रहा है मेरे। अच्छा मेरे भाई, हमको एक लाइन जवाब देना, ये एरिया अंडर द कर्व क्या देता है मेरे? इसके अंदर का जो एरिया होगा मेरे भाई, इस कर्व के अंदर का, ये क्या देगा हमें? तो मेरे भाई P वर्सेस V का है, तो P इंटू वी हो जाएगा, जैसे dx बाई dt और टाइम रहता है मेरे पास, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो टाइम कट जाता है और डिस्प्लेसमेंट दे देता है। तो P वर्सेस V क्या देगा? वर्क डन देगा। तो मेरे पास एरिया अंडर द जो कर्व होता है मेरे पास एक्सपेंशन है मेरे पास, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, एरो इधर होगा, तो ये एरिया अंडर द कर्व क्या देगा? वर्क डन देगा, वर्क डन देगा मेरे पास। तो चाहो तो लिख सकते हो एरिया अंडर द कर्व, एरिया under the curve gives work done, मेरे पास वर्क डन देता है। कहीं पर पीवी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व, पीवी ग्राफ का क्या देता है? वर्क डन। होना भी चाहिए मेरे पास, बिल्कुल सही है। अब हम इरिवर्सिबल का बनाते हैं मेरे, इरिवर्सिबल का बनाते हैं। इरिवर्सिबल और एक्सपेंशन होगा मेरे भाई, वॉल्यूम बढ़ेगा, इरिवर्सिबल होगा और वॉल्यूम मेरा है जो वो बढ़ेगा मेरे भाई। इरिवर्सिबल है और वॉल्यूम जो है मेरा भाई क्या होगा? बढ़ेगा। वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। हाँ, प्रोसेस सेम पॉइंट से रिपीट कर रहे हैं, P वर्सेस V का कर्व है मेरे भाई, A से B नहीं आएगा। प्रोसेस तो वही है, 10 ATM से 1 ATM कर रहे हैं, 10 ATM से 1 ATM कर रहे हैं, लेकिन मेरे भाई इस केस में प्रेशर को अचानक से हम कितना कर देते हैं मेरे भाई? ये वाला प्रेशर कर देते हैं। आपको पता होगा मेरे भाई, ऐसा नहीं होता कि धीरे धीरे प्रेशर चेंज, अचानक से एक तो मास उठाए, इस प्रेशर के अगेंस्ट पे वर्क डन होता है, वर्क डन। अचानक से प्रेशर कम कर देते हैं, उठा के ऐसे रख दिए, उठा के रख दिए, तो ये ऐसे चेंज होगा। तो इसके जो अंदर का एरिया होगा मेरे, इसके अंदर का जो एरिया होगा वर्क डन देगा। तो मेरे भाई आपको दिखाई दिया कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क डन है मेरे, हाँ, वॉल्यूम चेंज वही वाला है, V1 से V2 यही वाला सब चीज है, लेकिन वर्क डन कहां से हुआ मेरे? अचानक से प्रेशर चेंज किए और उसी एक्सटर्नल प्रेशर में क्या हुआ? धीरे धीरे वो एक्सपैंड कर रहा था, पिस्टन धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा था। आई बात समझ में? तो ये बात है मेरे भाई। हाँ, हम लोग इसका कर्व हम लोग हर पॉइंट में बना सकते हैं, इसका कर्व को हम हर पॉइंट में बना सकते हैं, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में होता है, तो हर पॉइंट में कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ये इक्विलिब्रियम में नहीं होता, मेरा अचानक से होता है, तो इस टाइप का कर्व बनेगा। ठीक है, तो P एक्सटर्नल कांस्टेंट होता है। तो मेरे पास ये क्या, ये दोनों कर्व समझ में आया मेरे पास? तो अगर इस दोनों को A से B, अगर ये एक ही कर्व में प्लॉट करें मेरे पास, अगर इस दोनों कर्व को एक ही
कर्व में अगर हम दिखलाने की कोशिश करें मेरे भाई P वर्सेस V में एक ही कर्व में, तो आप देखोगे A पॉइंट से B जाने के दौरान, और मेरे भाई दूसरा वाला केस में ये हुआ, दूसरा वाला केस में ये हुआ, A है और ये B है, A है और B है मेरे में, ठीक है। दोनों में एक्सपेंशन हुआ है मेरे में, दोनों में एक्सपेंशन ही हुआ है, लेकिन आपको एरिया अंडर द कर्व दिख गया होगा मेरे, किस पे एरिया ज्यादा है। तो जो ग्रीन वाला है वो ग्रीन है मेरे में, हमेशा ग्रीन को चूज करना, रिवर्सिबल इज ग्रीन एंड लाल खतरे की घंटी होती है मेरे में, पता है ना। ये जो लाल वाला है ये इरिवर्सिबल है, तो आपको दिखाई देगा एक साथ जब बनाओगे तो एक्सपेंशन प्रोसेस में किस पे वर्क डन ज्यादा मिलेगा मेरे को, तो तुम देख के बता सकते हो इस कर्व से कि सर वर्क डन जो है रिवर्सिबल में इरिवर्सिबल से ज्यादा मिलेगा। सिंस हम लोग मैग्नीट्यूड पर बात करते हैं, क्योंकि हमको पता है पहले से निगेटिव साइन केवल यही बताता है कि मिलेगा। तो मेरे भाई आई होप ये लाइंस और ये कर्व्स बिल्कुल आपको क्लियर होगा मेरे भाई। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हो। तो मेरे भाई क्या इस पेज को हम हटा सकते हैं और समझ में आ रही है चीजें? इरिवर्सिबल, सर स्पेलिंग गलत हो गया, थोड़ा सा सही कर लेना, इरिवर्सिबल। तो इस पेज को हम हटाते हैं मेरे भाई। और अब जो था ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन था, अब हम आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन का बनाएंगे। नंबरिंग कैसे लिखे थे, 1 करके लिखे, ठीक है। अब जो हमारा यहाँ पे कर्व प्लॉट होगा मेरे भाई, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वर्क डन का, तो ये जो कर्व होगा माय डियर स्टूडेंट, ये आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन का बनाएंगे। हाँ, अब एक ही कर्व में दोनों को दिखला देंगे, बार बार दो कर्व नहीं बनाएंगे, आपको तो समझाना था हमें, इसलिए पहला वाला 2 कर्व बनाए अलग से, फिर हम आपको तीसरा बनाए मेरे। तो हम एक ही कर्व में आपको दिखलाएंगे, वही ग्रीन और लाल आपको हम दिखलाएंगे। ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है मेरे में, ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, और आपको पता है इस पर कंप्रेशन होगा तो वॉल्यूम घटेगा मेरे में, और वॉल्यूम घटेगा तो प्रोसेस तो वही ना होगा, लेकिन हाँ एरो बदल जाएगा, इस डायरेक्शन में चलेगा ए से बी। और मेरे भाई जब आप इरिवर्सिबल कर रहे होंगे तो इस प्रेशर अचानक से मेरे भाई ये प्रेशर पे तुम ले जाओगे, अचानक से मेरे भाई कहां पे, फाइनल प्रेशर, इस प्रेशर पे ले जाओगे, तब वर्क डन स्टार्ट होगा। अचानक से मेरे भाई क्या करेंगे, मास अचानक से लाएंगे और रख देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। लाल वाला आपको पता है खतरे की घंटी होती है मेरे भाई, और ग्रीन वाला अच्छा है। इस केस पे आपको वर्क डन कम रिवर्सिबल में करना होगा, तो वर्क डन रिवर्सिबल, वर्क डन इरिवर्सिबल। तो यहाँ पर सिंस यहाँ पर इरिवर्सिबल वर्क डन ज्यादा हो जाता है, तो हम कंप्रेशन में तो ऐसे भी प्रेफर किसको करेंगे, रिवर्सिबल को प्रेफर करेंगे। तो इस तरीके से प्रोसेस है, ए से बी प्रोसेस हो रहा है। तो ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप ये लाइंस तुम्हें समझ में आ रही होगी, फिर इससे भी कंक्लूजन निकालेंगे और बहुत कुछ पढ़ेंगे मेरे भाई। अब यहाँ पे हम लोग थर्ड नंबर पे आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, और यहां पर हम लोग देखेंगे आइसोथर्मल ठीक है, आइसोथर्मल एक बार एक्सपेंशन को देखेंगे, लेकिन यहां पर 2 स्टेप नहीं देखेंगे, 2 स्टेप में कराएंगे। कितना स्टेप में कराएंगे, 2 स्टेप में। इरिवर्सिबल वाले को अचानक से एक ही बार में ना मेरे भाई, उन्होंने मास नहीं रखा हुआ था, एक तो 2 kg का, एक तो 3 kg का, एक 5 kg का ना, नहीं। अब ना मेरे भाई 1-1 kg वाला, वो 2 kg की जगह पे 1-1 kg वाला रखिए, पहले 1 kg हटाए और फिर एक और kg हटा दिए। इस पर ऐसा काम करेंगे, इस पर ऐसा करेंगे, बातों को समझना। तो पहले तो एक्सपेंशन का देखेंगे मेरे भाई, और फिर कॉम्प्रेशन का देखेंगे। देखो मगर बोर्ड पर, तो यहाँ पे प्रेशर है और यहाँ पे वॉल्यूम है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रेशर है और यहाँ पे वॉल्यूम है। तो यहाँ पर सिंस क्या है, यहाँ पे क्या चीज है, प्रेशर है
और वॉल्यूम है माय डियर स्टूडेंट, तो रिवर्सिबल वाला तो फिक्स है मेरे पास, उसी प्रोसेस को फॉलो करेगा, ए से बी वही प्रोसेस को फॉलो करेगा। लेकिन इरिवर्सिबल वाला मेरे भाई, इरिवर्सिबल वाला क्या होगा, पहले थोड़ा सा प्रेशर को, पहले क्या चीज था मेरे पास, प्रेशर को कम करना है, एक्सपेंशन का मतलब प्रेशर घटाना है, तो मेरे भाई प्रेशर को थोड़ा सा घटाएंगे। क्या लिख रहे हैं मेरे भाई, गड़बड़ बन जा रहा है, सॉरी, इस गड़बड़ गरा पर गया मेरे भाई, थोड़ा इधर से बनाना था। चलो प्रेशर को थोड़ा कम किए मेरे भाई, इतना कम किए, प्रेशर को रिलीज किए और हम वर्क डन कराए मेरे भाई, इतना इतना वॉल्यूम एक्सपैंड किया, रुक गया होगा, यहां से यहां आकर के रुक गया होगा। फिर हम क्या किए, एक और केजी का मास को हटाए और फिर यहां से यहां किए, फिर यहां से यहां किए। तो मेरे भाई ये दो स्टेप में कराए हैं, मल्टीपल स्टेप में कराए, पहले यहां से इतना वॉल्यूम चेंज किए और फिर यहां से इतना, थोड़ा सा आपको दिखाई दिया होगा, थोड़ा सा फायदा बढ़ गया। पहले क्या होता था मेरे भाई, इतना फायदा हुआ, थोड़ा सा ये जो इतना बॉक्स बनेगा ना मेरे भाई यहाँ पे, वो थोड़ा सा फायदा हुआ। देख पा रहे हो क्या माय डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रही है चीजें? ऐसा सोचो कि पहले क्या चीज था मेरे भाई, प्रेशर को हम एक्सपेंशन कराना है, तो पहले क्या किया मेरे भाई, 10 से क्या किए होंगे, 5 एटीएम, और फिर 5 से 1 एटीएम किए, तो थोड़ा सा इतना जो बॉक्स टाइप का पे एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, तो थोड़ा सा फायदा हो गया। और मेरे भाई अगर कंप्रेशन का बात करें, अगर कंप्रेशन का बात करें, ठीक है, 2 स्टेप में कंप्रेशन भी कराना है। कितना स्टेप में कंप्रेशन कराना है, 2 स्टेप में कंप्रेशन भी कराना है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, हाँ मेरे भाई 2 स्टेप में कराना है, ठीक है। ए से बी लिख लेना ऊपर में, ए से बी मेरे भाई, यहाँ पे ए नीचे होगा, बी ऊपर होगा, क्योंकि ए से बी प्रोसेस करा रहे हैं, इस पर कंप्रेस कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। अब क्या किया, अचानक से प्रेशर इंक्रीज नहीं किए, पहले हम थोड़ा सा बढ़ाए प्रेशर, मेरे भाई पहले थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाए, तो प्रेशर ए से थोड़ा सा बढ़ाए, इतना बढ़ा, अब प्रेशर बढ़ाए मेरे भाई तो कंप्रेस होगा, प्रेशर बढ़ाए तो कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन होगा तो वॉल्यूम घटेगा। लेट से इतना वॉल्यूम आया, ऐसा नहीं कि यहाँ पे पहुंच जाएगा मेरे, हो सकता है पहुंचे, कोई केस होगा वो पहुंच भी सकता है मेरे, और यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम वाले लाइन को छूता ही रहेगा, कोई गारंटी नहीं है इस चीज का, लेकिन हाँ पहुंच सकता है। और मेरे में हम क्या किए, या फिर पहुंचा दो मेरे, पहुंचा दो और फिर और प्रेशर करवा, और मेरे में और कंप्रेशन करा, तो मेरे भाई पहले जो वर्क डन करना पड़ता था इतना बड़ा, वो घट गया मेरे। तो क्या कहोगे मेरे भाई, अगर नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ा देते हैं, सिंस रिवर्सिबल अपने करने का पॉसिबल तो नहीं है मेरे भाई, अपने बस का बात तो नहीं है कि इस नेचर में कोई सा भी प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होता, ठीक है, अपने नेचर में कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होता, इरिवर्सिबल होगा। तो इरिवर्सिबल को एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स को इंक्रीज करके या नंबर ऑफ स्टेप्स को डिक्रीज करके। क्या कहना चाहोगे मेरे, क्या कहना चाहोगे तुम लोग इस ग्राफ को देख करके, इंक्रीज करके, यस हमें वर्क डन का फायदा हो गया, इतना कम करना पड़ गया, यस हमें फायदा कमाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेप्स को इंक्रीज कर देंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स को इंक्रीज कर देंगे माय डियर स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स को इंक्रीज कर देंगे। तो एक लाइन लिखो यहाँ पे, कंक्लूजन, मेरे भाई कितना मस्त कंक्लूजन निकल करके आ रहा है आपके सामने, आपके सामने कितना मस्त एक लाइन कंक्लूड होकर के आ रहा है, as the number of steps, as the number of steps increases, मेरे भाई जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ irreversible, magnitude of irreversible work done approaches reversible work done। मेरे भाई ये रिवर एक बहुत ज्यादा इनफिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स कर देंगे मेरे भाई, तो वो रिवर्सिबल के जैसा काम करेगा, यानी वो जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाते हैं तो वो रिवर्सिबल की तरफ मूव करता है। तुम वो सर ये सब पढ़ा क्यों रहे मेरे भाई, ये सब पढ़ा रहे ताकि किसी चीज का तुम नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ा दोगे तो उसका
क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। यानी अगर तुम नंबर ऑफ आवर्स में जो पढ़ाई करते हो उस पर स्टेप्स बढ़ा दोगे, जैसे मान लो अगर 10 घंटा पढ़ते हो तो कोई बंदा है जो कंटिन्यूअसली 10 घंटा पढ़ता है उसका एफिशिएंसी कम होगा। वही कोई बंदा है जो मेरे भाई 2-2 घंटा के लिख करके पढ़ता है तो उसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा। पीछे वाले कह रहे हम 5-5 मिनट करके पढ़ेंगे, 5 मिनट पढ़ेंगे, 5 मिनट ब्रेक लेंगे, मेरे भाई तब नहीं, तब फिर गड़बड़ है। वो इतना भी ज्यादा रिवर्सिबल पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वो नहीं होता है नेचर में, वो प्रोसेस आपके लिए फिजिबल नहीं है। तो माय डियर, आई होप ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा किस तरीके से किसी इंजन का एफिशिएंसी बढ़ाया जाता है। तो वही काम किया जाता है मेरे भाई कि ऐसे केसेस में नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ा दिया जाता है और उस नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाने की वजह से मेरे भाई क्या होगा, वर्क डन इंक्रीज करता है। तो एक बार हम थोड़ा सा बॉल ले ले मेरे भाई, थोड़ा देखें कितना लोगों को समझ में आया। इससे बहुत कुछ हमको पता चलेगा। आज हमको शक जा रहा है कि आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चलो यस या नो पे जवाब देना है, कितना लोगों को समझ में आ रहा है। Out of 11 students, only 7 are attending, remaining are absent. ये अमरीशा कौन है? ये अपने क्लास की है कोई? नाम बदल लिया बेटी, अमरीशा नाम मतलब जल्दी हम नहीं देखते, अनीशा एक नाम आता है, अमरीशा कौन? अच्छा स्टार्टिंग से है, अच्छा चलो ठीक है मेरे भाई। चलो अब स्टार्ट करते हैं फिर आगे का पढ़ाई, ठीक है। मतलब इस पे जितना नंबर ऑफ यूजर्स दिखाई दे रहे हैं उससे कम है, यानी आप लोग स्कूल वाला हाल कर रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ पे कनेक्ट कर लिए, पहले से मालूम हो जाता है कब क्लास अटेंड कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। हाँ मेरे भाई, अब हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड नंबर प्रोसेस जो हम लोग पढ़े थे, Q डेल्टा U W डेल्टा H निकालना है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में पढ़े थे। हमारा अब जो डिस्कशन है वो आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में। मेरे भाई जैसे ही आइसोकोरिक प्रोसेस पढ़े इसके बाद आपको माइंड में दो चीजें आनी चाहिए। एक तो आना चाहिए वॉल्यूम कांस्टेंट, और ये वॉल्यूम कांस्टेंट आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा। आपको क्या लगता है क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा कि ये आइसोकोरिक प्रोसेस है? नहीं बेटा नहीं, ऐसे नहीं लिखा रहेगा। यहाँ पे लिखा रहेगा मेरे भाई रिजिड कंटेनर लिखा रहेगा, बस इशारा काफी है आपके लिए। अगर कंटेनर रिजिड है तो उसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, इफ कंटेनर इज रिजिड then it must shows that volume is constant। तो मेरे भाई वॉल्यूम कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो dv 0 हो गया मेरे भाई, चेंज इन वॉल्यूम 0 हो गया। और मेरे भाई वर्क डन जो होता है माइनस पी एक्सटर्नल इनटू dv 0 कर दिया मेरे भाई, तो वर्क डन ही 0 आ गया। कितना मस्त हो गया। पीछे वाले कह रहे यही में तो पिछला बार एक नया फॉर्मूला बन गया था और हमें मुश्किलें आ रही थी, इस पे वर्क डन ही 0, बहुत अच्छा हुआ, मजा आ गया। हाँ मेरे भाई, यानी कि वर्क डन 0 हो जाता है, आइसोकोरिक प्रोसेस, वर्क डन 0, वॉल्यूम कांस्टेंट है, कोई वर्क डन नहीं हुआ। हाँ ये सब हम लोग केवल पीवी वर्क का बात कर रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर पे। तो मेरे भाई हमको डेल्टा यू चाहिए, डेल्टा एच चाहिए, तो सब निकाल लीजिए, अब हमको कोई डर नहीं है, जो मेन था वही निकल गया फ्रॉम फर्स्ट लॉ मेरे भाई, फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से क्या कहोगे मेरे भाई? फर्स्ट लॉ के हिसाब से तो मेरे भाई तुम कहोगे सर फर्स्ट लॉ के हिसाब से होता है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और डब्ल्यू ही गायब है इस बार डब्ल्यू ही गायब हो गया मेरे भाई। बस अब क्या सर, मजा आ गया। क्यू इक्वल टू डेल्टा यू
और सर डेल्टा यू का फॉर्मूला हम पढ़े हैं एनसीवी डेल्टा टी, और ये हर जगह पे एप्लीकेबल होता है, केवल वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा सर जहां पे यू का एक फंक्शन गिवन होगा, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन वाला लगा देंगे। बाकी हर जगह पे यही फॉर्मूला लगाता है, चाहे सर कोई भी सब्सटेंस हो, आइडियल हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, हर में कंडीशन लगा करके हम लोग यही फॉर्मूला लेते आए थे। तो मेरे में तुमको सर डब्ल्यू का काम बन गया, यू का काम बन गया और क्यू का काम बन गया, बस बचा है तो डेल्टा एच। तुमको सर डेल्टा एच का भी फॉर्मूला ऐसा ही कुछ आप निकाले थे, एनसीपी डेल्टा टी। मेरे भाई बस यही तो करना है, डेल्टा एच का फॉर्मूला। और मान लो बाई चांस कहीं पे कुछ नहीं काम कर रहा है, केमिकल चेंज ये सब हो रहा है, तो ये वाला लगा देंगे मेरे भाई। ये तो हर जगह पे एप्लीकेबल है ना, ये ऑलवेज एप्लीकेबल, ये ऑलवेज एप्लीकेबल है मेरे भाई। तो यहीं पर जाकर के आइसोकोरिक प्रोसेस खत्म हो जाता है। पीछे वाले खुश, अरे सर गजब, आइसोथर्मल ही बड़ा था क्या सर? यस मेरे भाई, आइसोथर्मल ही बड़ा था। एक और बड़ा आएगा मेरे भाई आगे चल के, एडियाबैटिक वाला। यही दो प्रोसेसेस बड़ा है, बाकी सब प्रोसेसेस आसान है मेरे भाई, जो कि एडियाबैटिक तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग एक दूसरा प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं मेरे भाई। बस कुछ नहीं करना है, आइसोकोरिक में खत्म हो गया मेरा, आइसो बारीक खत्म, जितना प्रोसेसेस का नाम लिखे थे। हाँ गिन लो, आइसोथर्मल हो गया, आइसोकोरिक हो गया, अभी आइसोबारिक पढ़ेंगे, एडियाबैटिक पढ़ेंगे और पॉलीट्रॉपिक पढ़ेंगे। तो मेरे में एक और बड़ा है एडियाबैटिक वाला, और बाकी सब छोटा छोटा है मेरे में। थोड़ा सा आइसोबारिक हल्का बोल सकते हो बड़ा है मेरे, लेकिन ज्यादा भी बड़ा नहीं है मेरे। चलो, और आइसोकोरिक खत्म हो गया मेरे में अपना, देखते ही देखते। हाँ आइसोथर्मल इंपॉर्टेंट है मेरे में, आइसोथर्मल इंपॉर्टेंट है थोड़ा ज्यादा मेरे में। अगला प्रोसेस आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक। आइसोबारिक का मतलब आपको समझ में आया थी, प्रेशर कांस्टेंट होता है। इसका मतलब होता है मेरे में प्रेशर कांस्टेंट, और प्रेशर को कांस्टेंट करने के लिए आपको पिस्टन सिलेंडर लगाना ही पड़ेगा। पिस्टन सिलेंडर बिना लगाए हुए तभी पिस्टन ऊपर नीचे होगा मेरे में, फ्लेक्सिबल बाउंड्री होना चाहिए आपका। तो यहाँ पे आपको इसका मतलब पिस्टन सिलेंडर होगा ही। यहाँ पे आप डीपी को जीरो करके कुछ नहीं कर पाए, लेकिन एक फायदा है मेरे में, जो पी एक्सटर्नल है उस वाले में आपको फायदा मिल सकता है थोड़ा सा, प्रेशर कांस्टेंट होता है हर टाइम में। प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, प्रेशर नहीं वेरी करेगा, प्रेशर नहीं वेरी करेगा, प्रेशर जो भी होगा वो बैलेंस रहेगा। हाँ, पिस्टन अपने आप ऊपर चलेगा, तुम हीट कर दोगे पिस्टन अपने आप ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। तो अब हमको चाहिए मेरे भाई Q का वैल्यू, डेल्टा U का वैल्यू, डेल्टा H का वैल्यू। तो बहुत सारी समय हमको कोई टेंशन नहीं है, डेल्टा U का वैल्यू ही निकालना है ना, एक ही फॉर्मूला है जो हर जगह लग जाता है, केवल एक जगह पे नहीं लगता है, जहां पे U का फंक्शन दिया जाता है मेरे। तो यस, तो तुमको अगर सर डेल्टा U के लिए आप टेंशन ना ले, NCV डेल्टा T होता है मेरे भाई, बिल्कुल यही होता है। और कोई भी बिना बिना कोई कंफ्यूजन के आप बोल सकते हो यही लगाना पड़ेगा, एनसीपी डेल्टा टी। मेरे भाई ये दो फॉर्मूला तुमको अच्छे तरीके से याद है, और ये दोनों के लिए तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, हर जगह पे यही लगता है। पिछला में भी लगा था, पिछला से पिछला में भी, आइसोथर्मल में भी लगा था, भले डेल्टा टी जीरो हो गया था मेरे, इसलिए जीरो हो जाता था, डेल्टा टी जीरो हो जाता था इसीलिए जीरो हो जाता था, वरना हर जगह पे एप्लीकेबल था मेरे भाई। समझ आया? अब बचा है तो Q और W मेरे में। तो याद है तुम्हें एक बात तुम्हें याद होगा मेरे में, अगर QP कांस्टेंट प्रेशर में अगर किसी सिस्टम को तुम हीट ऐड करते हो मेरे में कांस्टेंट में, तो उसी को हम लोग डेल्टा H कहते हैं मेरे में। तुमको मजा आ गया सर, सिंस प्रेशर कांस्टेंट है मेरे में, प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब तुमको होगा सर Q का भी वैल्यू मालूम है। यस मेरे भाई, Q इक्वल टू डेल्टा H इक्वल टू NCP डेल्टा T, यही लगा के आपको निकालना पड़ेगा मेरे भाई। अगर कांस्टेंट प्रेशर में हीट एडिशन करते हैं तो Q जो होता है मेरे भाई वो चेंज इन इंथैल्पी बन जाता है, चेंज इन इंथैल्पी बन जाता है मेरे भाई। बस अपना काम तो होगा, वर्क डन निकालना है मेरे।
हाँ, अगर डेल्टा यू मालूम है, क्यू मालूम है, तो डब्ल्यू भी निकाल ले सकते हो वहीं से, फर्स्ट लॉ लगा करके डब्ल्यू भी निकाल ले सकते हो। चलो फिर भी मेरे भाई, चलो मेरे भाई, हम क्या किए, पिस्टन सिलेंडर ले लिया और लेट से इसको गर्म कर रहे हो, गर्म कर रहे हो कि नहीं? इस पर मास वास नहीं रखा हुआ है, प्रेशर तो कांस्टेंट रखना है मेरे भाई, ऐसा थोड़ी कि मास को हटा लिए मेरे भाई, प्रेशर कांस्टेंट, पी इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये क्या होगा, आग लगा देंगे मेरे भाई, नीचे से ला करके आग लगा देंगे, टेम्परेचर बढ़ाने लगेंगे, तो पिस्टन अपने आप ऊपर जाएगा। तो पिस्टन जैसे ही ऊपर जाएगा ना मेरे भाई, बस वर्क डन होगा, लेकिन प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट, तो वर्क डन का फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। अब वॉल्यूम जहां से जहां इंक्रीज करेगा मेरे भाई, V1 से V2, तो बहुत ठंडा करेंगे तो सर पिस्टन नीचे आएगा, यस, उसको कंप्रेशन कहेंगे, उसको कंप्रेशन कहेंगे। तो मेरे भाई जो पी एक्सटर्नल, तो पी है तो हमेशा ही कांस्टेंट होगा मेरे भाई इस केस में, ताकि इसमें ना मास हटा रहे ना कुछ कर रहे हैं, और डीवी का इंटीग्रेशन V2 माइनस V1 हो जाएगा, डीवी का इंटीग्रेशन V2 माइनस V1 हो जाएगा। मेरे भाई बोलो आसान है कि नहीं, आसान है ना? ठीक है, एक बार जल्दी से जवाब दो मेरे भाई, समझ आ रही कि नहीं? बहुत नंबर ऑफ यूजर्स बहुत कम हो गए हैं, ऐसा क्यों मेरे भाई? यस, तो मेरे भाई ये काम हो गया। अब हम लोग केसेस लेंगे मेरे भाई, केस नंबर 1 और केस नंबर 2, वैसे जरूरत नहीं है बट फिर भी ले लेते हैं मेरे भाई केसेस। फॉर ए सब्सटेंस, for a substance not undergoing, for a substance not undergoing any chemical or phase change, मतलब मोल्स कांस्टेंट है मेरे भाई, मोल्स कांस्टेंट है, यही कहना चाहते हैं हम, यही कहना चाहते हैं बस तुम्हें, फेज चेंज। मेरे भाई प्रेशर तो कांस्टेंट है ही है, मोल्स कांस्टेंट हो गए, एन कांस्टेंट हो गए, केमिकल चेंज नहीं होगा तो एन कांस्टेंट होगा। तुम लोगों सर इससे फायदा, मेरे पास फायदा ही फायदा है। देखो मेरे भाई, पी वी वन, P1 V1 इक्वल टू, टेम्परेचर चेंज हो सकता है मेरे भाई, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, तो PV1 इक्वल टू nRT1 लेंगे, PV1, इसी तरीके से PV2 लिखेंगे nRT2, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है मेरे भाई, तो PV2 की जगह पे, PV2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, nRT2, और PV1 की जगह पे nRT1 लिखेंगे। तो मेरे भाई जो वर्क डन आएगा, PV1 की जगह पे nR कांस्टेंट कॉमन हो जाएगा, nR, क्योंकि मोल्स कांस्टेंट है मेरे भाई, और पहले V2 है तो पहले T2 आएगा और बाद में T1। मेरे भाई वर्क डन का एक नया फॉर्मूला आ गया, nR डेल्टा T, यानी मेरे भाई P इंटू डेल्टा V था तो PV इक्वल टू nRT होता, तो nR डेल्टा T हो गया। तो ये तो मेरे भाई कोई बड़ा चीज नहीं है, ये तो डिपेंड करेगा, आपको लिखा रहेगा उस टाइप से तो आप लगा लीजिएगा, ऐसा नहीं कि इसको रटने लगे मेरे भाई, रटना वटना नहीं है, आसान सा चीज है, आसान सा चीज है मेरे भाई, ठीक है ना? तो एक बात तो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? ये वाला है मेरे भाई, ये किसी भी गैस के लिए अप्लाई कर सकते हो, आइडियल गैस के लिए मेरे भाई, क्योंकि आइडियल गैस पे ही एप्लीकेबल है पीवी इक्वल टू nRT, तो आइडियल गैस के लिए। सॉलिड्स और लिक्विड में जीरो हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम चेंज जीरो हो जाता है मेरे भाई, केमिकल चेंज तो हो नहीं रहा है, तो वर्क डन का फॉर्मूला मेरे भाई माइनस पी V2 माइनस V1 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि मेरे भाई सॉलिड्स में मेरे भाई या लिक्विड्स में, सॉलिड्स हो या लिक्विड्स हो, इस केस में डेल्टा V जीरो होता है, डेल्टा V जीरो होता है, चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है माय डियर स्टूडेंट्स, चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, जीरो होता है, चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, जीरो होता है मेरे, ठीक है? केस नंबर 1, कितना पेज अब तक पढ़ा दिया, 1 2 3 4 5 6 पेज अभी पढ़ाई हुआ मेरे,
मतलब 12 पेजेस हुए हैं। तो क्या चाहते हैं आप लोग, छोड़ दें अब? एक केस और है जिसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, क्वेश्चन भी कराएंगे उससे रिलेटेड, ठीक है, ज्यादा देर का नहीं बचा है मेरे पास। फिर आइडियाबैटिक आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है, आइडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ा देंगे आपको। फिर बहुत आसान आसान सा चीज़ है मेरे, मजा आएगा आपको जान करके, ठीक है। आज छोड़ देते हैं, नंबर ऑफ यूजर्स भी बहुत कम है, वैसे भी टाइम ऑलमोस्ट हो ही गया, 2 मिनट बचा हुआ है। तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और आपको कुछ हम डीपीपी के फॉर्म में देंगे कुछ क्वेश्चंस। हाँ, तो केवीपीवाई में आप अच्छा से मेहनत करें, जितना पढ़ाया गया है उतना ही में फोकस करें, ठीक है। जितना पढ़ाया गया, अभी सब चीज तो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा टेंशन मत ले, रिलैक्स होकर के आप केवीपीवाई का एग्जाम दे लें, हो जाएगी तो अच्छी बात है। क्योंकि कुछ 12th का भी टॉपिक्स लोग डाल देते हैं, तो अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर 12th में लेना। 12th में भी आपके पास में ऑप्शन है, 12th में भी दे सकते हो, तो 12th में एग्जाम देना और 12th में अच्छा करना परफॉर्मेंस, 12th में अच्छा करना, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेने का, आराम से चिल होकर के जाने का एग्जाम, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।